नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आलस और मेहनत, दोस्ती और धोखा और किस्मत के अनोखे खेल का वर्णन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक अपमान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कैसे सच्ची नीयत वालों को आखिर में उनकी मंजिल मिल ही जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था जहां पर माधव नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। माधव एक शौकिया गरीब था। उसने जानबूझकर गरीबी को गले लगा रखा था। अब जिसके घर के सामने ही 10 बीघा उपजाऊ जमीन हो और फिर भी वह गरीब रह जाए तो उसे शौकिया गरीब ही कहेंगे। उसके पास घर के सामने ही 10 बीघा जमीन थी और वह बहुत उपजाऊ थी, मगर फिर भी वह अपने गांव में सबसे गरीब था। इसका कारण था कि वह कामचोर था, छूकर कोई काम नहीं करता था। जब खेती का मौसम आता तो वह दूर की रिश्तेदारी में निकल जाता। वह अपने गांव के लोगों की भी रिश्तेदारी में चला जाता। वह गांव के 10-20 लोगों की भी रिश्तेदारी में जाता। एक एक दिन भी घूमता तो उसके महीने निकल जाते। इस तरह महीने भर बाद घूमकर घर लौटता। तब तक तो खेती का मौसम निकल गया रहता। उसके बाद खेती में हाथ लगाता तो उसकी हालत उस बादल की हो जाती जो समय निकल जाने के बाद बरसता। क्या बरसा जब खेती सूखी, समय चूकने पर फिर क्या पछताना। समय गंवाने वाला हर वक्त घाटे में रहता है। मंजिल तो उसी को मिलती है जो समय का साथ नहीं छोड़ता, समय के साथ बदलता रहता है। समय के महत्व को समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता। माधव जब समय निकल जाने पर खेती करता तो उसको खेत से भूसा तो मिल जाता मगर अन्न नहीं मिलता, अर्थात वह घाटे में चला जाता। उसे समझ नहीं आता कि सबके खेत में अन्न की बालियां निकल आई हैं, जबकि मेरे खेत में अन्न की एक बाली भी नहीं फूटी है। वो किस्मत का रोना रोता कि हमारी तो किस्मत खराब है। मैं कितना हाड़तोड़ परिश्रम करता हूँ, उसके बाद भी मेरे खेत में कुछ नहीं होता। उसे अब आगे के भोजन के जुगाड़ के लिए अपना खेत गिरवी रखना पड़ता। वह 5 साल में अपनी 5 बीघा जमीन गिरवी रख चुका था, मगर वह अपनी आदत में सुधार नहीं कर रहा था। उसको इतनी समझ ही नहीं थी कि वह क्या करे। माता पिता से उसने खेती का गुण सीख नहीं पाया था। वे बचपन में ही गुजर चुके थे। पुराने जमाने में गांवों में भयानक बीमारी फैल जाती थी। गांव के गांव लोग मर जाते थे। पुराने लोगों पर तो कहर बनकर बीमारी टूटती थी। इलाज का साधन नहीं था। 10-20 गांवों में 1-2 वैद्य होते थे जिनकी दवा महामारी में कारगर नहीं हो पाती थी, या होती भी थी तो अकेला आदमी 100-200 का इलाज नहीं कर पाता था। उन्हें अपने गांव से ही फुर्सत नहीं मिल पाती थी। तो उसी तरह की महामारी में माधव के माता पिता शिकार हो गए थे। माधव अकेला रह गया था। उस गांव में सोहन नाम का भी एक गरीब आदमी रहता था जो अब तक 7 बसंत देख चुका था, लेकिन अपनी बदमाशियों के चलते कुंवारा रह गया था। वो जब जवान था तो बेवजह घूमा करता, दूसरे की बेगारी किया करता। उसके भी माता पिता नहीं थे। चाचा ने उसका पालन किया था, लेकिन वह किसी के बंधन में बंधने वाला आदमी नहीं था। घूमना उसका शौक था तो वह पता लगाता कि गांव में कौन अपनी रिश्तेदारी में जा रहा है तो उसके साथ लग जाता। वह आदमी भी उसे साथ ले लेता कि हम 2 रहेंगे तो रास्ता बातें करते हुए कट जाएगा, और फिर जो हम सामान लेकर जा रहे हैं उसे खुद लेकर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जब मुफ्त का नौकर सोहन है ही तो इसे ले जाने में क्या हर्ज है। अरे क्या करेगा, भरपेट खाएगा और आएगा। ये सोचकर गांव के लोग जब भी रिश्तेदारी में जाते तो सोहन को याद कर लेते। तो सोहन तो हर वक्त तैयार बैठा रहता। किसी को कोई भारी सामान बाजार से लाना होता तो लोग पहले सोहन को घर बुलाते और पहले खाना खिलाते, फिर काम बताते तो सोहन उस काम को करने को तैयार हो जाता। इस तरह उसका पेट आसानी से भर जाता। कुछ तो बिना काम किए भी सोहन को भोजन दे देते तो सोहन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोहन के दिन मस्ती से गुजरने लगे थे। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, एक टूटी झोपड़ी थी। वह भी बिना देख रेख के कारण जमींदोज हो चुकी थी। सोहन बंजारों की तरह किसी के भी यहाँ रह लेता। अब उसका अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं था। उसका दिन इसी तरह गुजरने लगा। देखते देखते वह 30 साल पार कर गया था, लेकिन उसे पेट भरने के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं था। एक दिन गांव के रामलाल साहूकार को अपने ससुराल में जाना था तो सोच लिया कि साथ में सोहन को लेते जाएंगे। उसने सोहन से कहा कि सोहन भैया,
मैं परसों ससुराल जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ससुराल चलना। मैं वहाँ 3 दिन पहले जा रहा हूँ, वहाँ हम 3 दिन तक मौज मस्ती करेंगे। खाने का तो पूछो मत, तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी की तो बौछार होगी, रसगुल्ले का तो पूछो मत। मेरी 2 सालियाँ है, मुझे ठेल ठेल कर खिलाती है। मेरे साथ रहोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। खीर पूरी को तो वहाँ कोई पूछता नहीं। सोहन बोला कि अभी से व्यंजन का गुणगान मत करो, वरना मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। मैं आज से ही तैयारी में लग जाता हूँ। जब मुझे आपके ससुराल जाना है तो फिर मुझे अपने कपड़े वगैरह साफ करने पड़ेंगे। मेरे पास तो बस एक ही वस्त्र है। भैया रामलाल, तू मेरे को ससुराल से एक वस्त्र दिलवा देना। मेरा कपड़ा पुराना हो चला है, कभी भी फटकर मेरे शरीर की नुमाइश करा सकता है। आप साहूकार हो, आपकी ससुराल भी कोई ऐरे गहरे जगह पर नहीं होगी, वे लोग बड़े अमीर होंगे। रामलाल बोला कि सोहन भैया आप पूछो मत। अरे वस्त्र तो बिन मांगे याचकों को भी दे देते हैं। तुम तो मेरे मित्र बनकर मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हें तो 3 सेट कपड़े और विदाई में पैसे भी देंगे। तुम्हें मिठाई की एक बड़ी सी पोटली अलग से देंगे। तुम तो जानते हो एक पोटली में 10 सेर से ज्यादा मिठाई होती है। तुम 3-4 दिन तक तो आने के बाद सिर्फ मिठाई खाओगे, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। सोहन बहुत खुश हुआ कि पहली बार किसी बहुत अमीर आदमी के पास जा रहा हूँ। अब तक जिस जिसके साथ गया सबकी रिश्तेदारी या ससुराल गरीबों के यहाँ थी। मन माफिक लजीज व्यंजन नहीं खिलाए। दाल भात सब्जी खिला दिया तो अचार, दही, दूध गायब। हलवा खिलाया तो पकौड़ा खिलाया ही नहीं। कुछ तो इतने कंजूस मिले कि गुड़ से ही अपने मेहमान को पानी पिला दिया। अब जब उसका मेहमान गुड़ से पानी पी गया तो मुझे भी पीना ही पड़ा। सोहन को याद आया कि किसी की पत्नी की विदाई में मिठाई के बदले ससुराल वालों ने गुड़ का पुआ दे दिया था। मगर सोहन खुश था कि उसके खाने का रिकॉर्ड रामलाल के ससुराल में टूट जाएगा। विचार किया कि इतना खाऊंगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस तरह विचार कर वह रामलाल की ससुराल जाने की तैयारी में लग गया। उसने अच्छे से कपड़े साफ किए। जाने के दिन खूब मल मल कर नहाया। उसके बाद खुशबूदार तेल लगाया। फिर रामलाल के साथ उसके ससुराल के लिए निकल लिया। रामलाल भी ससुराल में खूब ढाक जमाना चाहता था। उसने सोच लिया कि ससुराल में लोग पूछेंगे कि आपके साथ यह कौन आदमी है, तो मैं सोहन को अपना नौकर बता दूंगा कि यह हमारा नया नौकर है। ये मेरे लिए स्पेशल नौकर है। मेरे स्नान के बाद कपड़े साफ करने, मेरे जूते साफ करने वगैरह के लिए रखा हुआ हूँ। उधर सोहन सोच रहा था कि पहली बार मैं रामलाल का मित्र बनकर जा रहा हूँ, वरना औरों के साथ जाता था तो मेरा परिचय बड़े अजीब ढंग से देते थे कि गांव का गरीब बेसहारा आदमी है। सोचा साथ लेते चलूं, बेचारा गरीब ही रिश्तेदारी देख लेगा। मगर आज रामलाल मुझे बड़े सम्मान के साथ ले जा रहा है। गांव में रामलाल ही है जो मुझे समझता है, वरना सभी जाहिल है। दोनों शाम होने पर लहनापुर गांव में पहुंच गए। लहनापुर में ही रामलाल की ससुराल थी। रामलाल जब ससुराल में गया तो उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 ही पुरुष थे, एक रामलाल का ससुर और एक साला, जो गांव के बाहर के रास्ते पर दुकान चलाते थे। गांव में अकेली उन्हीं की दुकान थी तो खूब चलती थी। दोनों रात तक दुकान में ही लगे रहते थे। तो उस वक्त भी दोनों दुकान में थे। घर में उसकी पत्नी, सास और 2 सालियां थी। अब पत्नी कभी ससुराल नहीं गई थी तो वह पति के सामने नहीं जा सकती थी। तो दोनों सालियों ने रामलाल और सोहन का खूब स्वागत किया। घर में पहले से मिठाई मंगाकर रखी थी तो अच्छी मिठाइयों से दोनों को पानी पिलाया। फिर रामलाल को बुलाकर घर के अंदर ले गई। इसलिए नहीं कि रामलाल को पत्नी से मिलवाना था, इसलिए ले गई कि वह जान सके कि साथ आया आदमी कौन है, नौकर है या मित्र है। रामलाल ने उनके पूछने पर बताया कि वो आदमी मेरा नौकर है, मेरा स्पेशल नौकर। मेरे साथ ही मेरी सेवा के लिए रहता है। स्नान करता हूँ तो मेरे भीगे कपड़े खंगाल देता है, मेरा बिस्तर ठीक कर देता है। जब कहीं जाना होता है तो मेरे जूते झाड़ पहुँच देता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। अभी तक आपकी बहन मेरे पास नहीं गई थी तो घर के अंदर के कामों में भी यह हाथ बटा देता था। घर में एक गाय है, उसका दूध भी निकाल देता है। रामलाल की साली बोली, तब तो बड़ा काम का आदमी है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? 7 मिठाइयां नुकसान कर दी। भला कोई नौकरों को कोई मिठाई खिलाता है? मिठाई खाने से नौकरों का मन बिगड़ जाता है। खैर, अब जो खा लिया सो खा लिया, उसे हम बाहर भी तो नहीं निकाल सकते।
लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि नौकर को क्या खिलाना है। वह माँ से बोली कि माँ, जो गाय के लिए गेहूं की दलिया का भात बना रही हो उसे थोड़ा ज्यादा बना देना, इनके नौकर के लिए। नौकर को भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आकर जीजा के बराबर में बैठक में बैठ गया है। वह अपनी छोटी बहन से बोली कि शीला, नौकर के लिए बांस की चारपाई गाय वाले कमरे में लगाओ और उसे बोलो कि वह गाय वाले कमरे में ही आराम करे। बाल्टी लेकर जाओ और उससे बोलो कि गाय का दूध निकाल दे। शीला बाल्टी लेकर गई और बोली कि आप गाय का दूध निकाल लेते हो? सोहन बोला कि मैं दूध तो किसी का भी निकाल सकता हूँ। शीला बोली कि आप अपने गांव जाकर और किसी का दूध निकाल लेना, यहाँ तो गाय का ही दूध निकालना है। सोहन बोला कि आप गलत समझ गई, मेरा मतलब गाय, भैंस या बकरी से है। शीला बोली कि मतलब मुझे समझ में आता है, आप चलो गाय का दूध निकालो और हाँ, अपना बोरिया बिस्तर भी गाय के कमरे में लगाओ, तुम्हें वहीं सोना है। सोहन बोला कि लेकिन क्यों? शीला बोली कि नौकर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, लगता है जीजा के साथ रहने से तुम्हारा माथा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा बोलते हो। सोहन बोला ना ना, नौकर? यहाँ कौन नौकर है? शीला बोली कि मैं मान ली कि तुम लखनऊ के नवाब हो, राजाओं के राजा हो, सोने के पलंग पर सोते हो, दासियां छम्बर डुलाती है। सोहन बोला आप ये क्या कह रही हो? शीला बोली कि बकवास बंद करो और जो मैं कह रही हूँ उतना ही करो। पता नहीं हमारे रिश्तेदार कैसे कैसे अजूबे हैं, जाहिलों को अपना नौकर बना लेते हैं। न नौकरों को बोलने की तमीज है, न बैठने रहने का ढंग, यहाँ आते ही नवाबी दिखाने लगते हैं। लेकिन मेरा नाम भी शीला है, 2-3 दिन में ऐसा सीधा कर दूंगी कि नवाबी भूल जाओगे। सोहन कुछ बोलना चाहा तो शीला ने डांटकर चुप करा दिया। बोली एक शब्द भी मुझसे फालतू बोला तो बांस के पट्टे से पिटाई कर दूंगी। सोहन सोच रहा था कि गजब नकचड़ी लड़की है, मेरे पर दादागिरी दिखा रही है, शायद दूध निकालने वाली बात पर चिढ़ गई है। मुझे भी सोच समझकर बोलना था मगर मुंह से निकल गया। लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं बोला था, वह गलत समझ गई है। दरअसल इसके पास सिर्फ एक गाय, हाय, भैंस या बकरी नहीं है। शीला के आदेश पर वो बांस की चारपाई लेकर गाय वाले कमरे में चला गया। उसके आदेश से गाय का दूध निकाल दिया। शीला थोड़ी देर में एक दरी चारपाई पर बिछाकर चली गई और एक दिया जला गई। बोली कि यहीं पड़े रहो, थोड़ी देर में यहीं भोजन मिल जाएगा। सोहन के समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये लड़की मेरे पर हद से ज्यादा क्यों चिढ़ गई है। रामलाल भी चुपचाप घर के अंदर चला गया है। वो अभी विचार कर ही रहा था कि शीला खाना लेकर आ गई। खाने में गेहूं की दलिया का भात और थोड़ी आलू की सब्जी दे दी, एक मिट्टी के मटके में पानी दे दी। ये देखकर सोहन का माथा ठनक गया। भले ही वह घूमंतु था, कभी कभी बिना भोजन के भी सो रहा था, लेकिन कभी इतना घटिया खाना नहीं खाया था। उसे न तो खाते बन रहा था न छोड़ते बन रहा था। उस शीला से बोला कि आप अब जाओ, मैं खाना खा लूंगा। शीला बोली कि मैं तुमसे खाने की कला नहीं सीख रही हूँ, बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम खाओ तो बर्तन लेती जाऊं। अब रिश्तेदारी में आए हो तो तुमसे खुद बर्तन साफ नहीं करवाना चाहती, अपने दरवाजे की ताहीन होगी, वरना हमारे यहाँ नौकर खुद बर्तन धोकर रख देते हैं। सोहन बोला मैं बर्तन धोकर रख दूंगा, आप सुबह में ले जाना। शीला बोली तो ठीक है, धोकर रख देना। वो घर के अंदर चली गई तो सोहन ने उस खाने को गाय को खिला दिया और बर्तन धोकर रख दिया। अब उसके समझ में कुछ कुछ आ रहा था कि यह सब ससुर रामलाल की चाल है। उसके ही मन में सेठ बनने की चाहत जग गई है। उसी ने कहा होगा कि सोहन हमारा नौकर है, वरना मैं कौन हूँ, यह कौन जानता है। उसने सोचा कि रात में ही यहाँ से भाग लेता हूँ, मैं कौन सा साहूकार का रिश्तेदार हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह लौट गया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे रामलाल को भी तो सबक सिखाना है, तभी तो उसे पता चलेगा कि सेठ बनने का नतीजा क्या होता है। वो बिना कुछ खाए सो रहा। वैसे उसे नींद कहाँ आ रही थी, रात भर करवटें बदलता रहा। उधर रामलाल की तो चांदी कट रही थी। खाने में 10 तरह के व्यंजन बने थे। वो खाकर अफर रहा था, इतना ज्यादा खा लिया था कि उसे पेट में बहुत तकलीफ होने लगी थी। तो वह उठकर टहल रहा था। जब रहा नहीं गया तो अपने साले से बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, घर में से थोड़ी हींग ले आओ या सौंफ ले आओ, जल्दी ले आओ, नहीं तो मेरा पेट फटा जा रहा है। साला बोला कि आपको हिसाब से खाना चाहिए, पेट का ध्यान रखते नहीं, जो भी मिल गया सब खा जाना चाहते हो।
अरे ज्यादा था तो उसमें से कुछ नौकर को दे देते। रामलाल बोला कि मेरा अपमान मत करो, जल्दी से हींग लाओ। अब रात के वक्त दरवाजा खटखटाने से घर के अंदर सो रही सभी औरतें जान गई कि मेहमान का पेट ज्यादा खा लेने से गुब्बारा हो गया है, उसमें से हवा निकालने के लिए हींग चाहिए। सालेनी अपनी छोटी बहन से हींग मांगकर मेहमान को दी तो वह खा लिया, मगर उसे जल्दी आराम नहीं मिला। 1-2 घंटे के बाद आराम मिला। सुबह में शीला जब सोहन के पास गाय का दूध निकलवाने आई तो सोहन बोला कि छोटी मालकिन, लगता है आप लोगों ने मालिक को तला हुआ खाना खिला दिया था। मालिक को वैद्य जी ने तला खाना खाने से मना किया है। जब मालिक तला खाना खा लेते हैं तो उनकी जान पर बन आती है। उनका रोग ही कुछ वैसा है कि वैद्य जी ने सिर्फ जौ की मोटी लिट्टी खाने को कहा है। शीला बोली कि क्या हुआ है मेरे जीजा को, कौन सा रोग है उन्हें? सोहन बोला कि अब मैं कैसे बता सकता हूँ, वह भी उनके ससुराल में। आप लोग जान जाइएगा तो फिर उनका गौना नहीं हो पाएगा। शीला बोली कि साफ साफ बताओ क्या हुआ है उनको। सोहन बोला कि बता दूंगा तो मालिक मुझे बहुत मारेंगे। शीला बोली कि यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। सोहन बोला कि आपके कोमल हाथों की मार सह लूंगा, मगर मालिक के जूतों की मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। रास्ते में मुझे बार बार चेताया भी है कि मेरे रोग के बारे में किसी से मत बताना, वरना मारूंगा भी और काम से निकाल भी दूंगा। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे बता सकता हूँ। शीला सोच ली कि क्या करना है। वो घर के अंदर गई और 10-12 रसगुल्ले लेकर आ गई और बोली कि इसे खा लो। तुम मुझे जीजा का रोग बता दोगे तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगी और किसी से नहीं कहूंगी कि आपने मुझे जीजा के रोग के बारे में बताया है। सोहन बोला कि आप मेरी कसम खाओगी, किसी से नहीं बताओगी? शीला बोली कि मैं एक बार क्या, आपकी 100 बार कसम खाती हूँ कि किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तब सोहन बोला कि मालकिन, हमारे मालिक के पेट में गलछुआ हो गया है। वैद्य ने बताया है कि नियम संयम से रहे तो 2-3 साल तक जिंदा रह लेंगे, वरना तला चीज खाए तो महीना 2 महीना या 2 दिन में भी मर सकते हैं। उनको अपने शरीर का खुद ख्याल रखना चाहिए। खाकर यही मर गए तो पत्नी को कैसे ले जाएंगे? शीला बोली कि उस धोखेबाज को पत्नी मिलेगी? अरे वह मेरी बड़ी बहन है, उसे मैं जीते जी किसी रोगी के साथ नहीं जाने दूंगी। रामलाल बड़ा बेहया आदमी है, खुद उसकी जिंदगी का ठिकाना नहीं और आ गया है पत्नी ले जाने। अरे भला हुआ जो आपने अभी बता दिया, वरना बहन उसके साथ चली जाती तो उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। सोहन बोला कि मालकिन, अपनी तो आदत है लोगों का भला करने की। वैद्य ने एक और बात बताई, हाय कि मालिक बहुत कम बोलेंगे, ज्यादा बोले तो मर जाएंगे। शीला बोली कि बाप रे, रामलाल आदमी है या रोग का घर। वो जल्दी से घर में गई और ये बात अपनी माँ से बताई, बहन से बताई। बहन तो यह खबर सुनकर रोने लगी तो शीला बोली कि रो मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू अभी उसके साथ नहीं गई है। हाँ, जब चली गई होती तो बर्बाद हो जाती, मगर जब हम हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं अभी उसे दरवाजे से भगा देती हूँ। माँ बोले कि नहीं, हमें उसके तरीके से ही उसे सबक सिखाना चाहिए। बोलिए कि नौकर को बादाम का हलवा दे आओ तथा रामलाल को भीगा हुआ थोड़ा चना दे आओ। मैं जौ की लिट्टी तैयार कर देती हूँ, तुम नमक मिर्च की चटनी बना दो। नौकर को तला खाना देना और रामलाल को लिट्टी चटनी दे देना। उसके बाद मैं बोल दूंगी कि दोनों अभी वापस जाओ। बेटी की इच्छा अभी ससुराल जाने की नहीं है, वो बाद में जाएगी। रामलाल की सास ने तुरंत खाना तैयार कर दिया तो शीला सोहन के पास गई और बोली कि आप रामलाल के साथ बैठकर खा लो। सोहन बोला कि मैं भला एक रोगी के साथ कैसे खा सकता हूँ, मुझे जो भी रूखा सूखा देना है यही दे दो। शीला सोहन के लिए खाना ले आई। उसके खाने में बहुत से व्यंजन थे, उसने उसे जी भर के खाया। शीला फिर रामलाल को खाना लेकर गई तो उसमें एक जौ की लिट्टी थी और चटनी थी। यह देख रामलाल भड़क गया और बोला कि साली साहिबा, ये क्या मजाक है, मेरे लिए यह लिट्टी क्यों? शीला बोली कि आपके सेहत के लिए यही अच्छा है। आपको लजीज व्यंजन खिलाई थी रात को, बड़ी मुश्किल से आपकी जान बच पाई है। मैं वह जोखिम दोबारा नहीं ले सकती। रामलाल बोला कि मुझे थोड़ी गैस बन गई थी, इसलिए परेशान था। शीला बोली कि बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। आप भयानक रोग से ग्रसित हो, आप जल्दी ही मर जाओगे। रामलाल बोला, ये झूठ है,
ये बात किसने कह दिया? शीला बोली कि चिल्लाओ नहीं, वैद्य ने बोलने से मना किया है, ज्यादा जोर लगाओगे तो यहीं मर जाओगे। रामलाल बोला कि यह बात किसने कह दिया? शीला बोली कि किसी को कहने की क्या जरूरत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि आप पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रहे थे। रामलाल कुछ कहना चाहा तो शीला बोली कि अपना मुंह बंद कर लो, अब यहाँ कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है और मेरी आदत कुछ छिपाने की नहीं रही है। मैं कभी बात को लपेट कर नहीं बोलती, जो कहना है सामने कह देती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। आप भयानक रोगी हो, आपकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी दीदी आपके साथ नहीं जाएंगी, हमें उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करना है। आप खाना खाओ और अपने नौकर के साथ यहाँ से निकल लो। रामलाल बोला कि साली साहिबा, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे कोई रोग नहीं है। शीला बोली कि ज्यादा बकबक मत करो और यहाँ से निकल जाओ, आज से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं है, न कोई पत्नी है। रामलाल बोला कि मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा, अपने माता पिता को बुलाऊं। शीला बोली कि गनीमत है कि मैं कह रही हूँ, पिता भाई तो जूतों से बात कर देंगे, मैं डंडा उठाऊं या इसी तरह चले जाऊंगे। सोहन उसके पास आया और बोला कि मालकिन, मालिक को मत मारो, बेचारे की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से मार दोगी तो ये मर जाएंगे। मैं इन्हें साथ ले जाता हूँ, आखिर इनका ध्यान भी तो हमें ही रखना है। सोहन रामलाल को गांव से बाहर ले आया। सोहन का चेहरा देखकर ही रामलाल अंदाजा लगा लिया कि सोहन काफी गुस्से में है, इसे मनमाफिक खाना नहीं मिला है, शायद इसी ने शीला को मेरे खिलाफ भड़काया है। दोनों जब गांव से बाहर आए तो सोहन रामलाल से बोला कि रामलाल, मैं कब से तेरा नौकर हूँ, कब कब तुमने मुझे पगार दिया है? तुमने मुझे यहाँ किस खुशी में लाकर पशुओं का खाना खिलाया और किस खुशी में अकेले अकेले दावत उड़ाया? रामलाल बोला कि मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन तुम कौन से हमारे गांव के नवाब हो? तुम एक नौकर ही तो हो जो जहां चाहे ले जाता है, और तुम एक बार पूछ देने से मुंह उठाए चल देते हो। तुम्हारी औकात क्या है? थोड़ी भी जमीन नहीं है, घर भी नहीं है, 30 साल की उम्र में अभी कुंवारे हो, जिंदगी में स्त्री नहीं मिलने वाली। सोहन बोला कि स्त्री तो अब तुम्हें भी नहीं मिलने वाली, मैंने भी ऐसा आग लगाया है कि बहुत देर तक सुलगती रहेगी, और फिर मैं तुझे सलामत घर थोड़े ही जाने दूंगा, तुम्हें इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। सोहन गांव से थोड़ा बाहर निकलते ही रामलाल को मारने पीटने लगा। सोहन रामलाल से ताकतवर था, 2-4 हाथ में सारी हुलिया बिगाड़ दी। गांव के किसी ने देखा तो साहूकार को खबर दी कि साहू जी, अरे तुम्हारे मेहमान को उसका नौकर मार रहा है, दौड़कर बचाइए। गांव के लोग जब तक साहूकार को लेकर पहुंचे, सोहन वहां से भाग चुका था। बात समझ में सबको आ गई कि बात क्या है, रामलाल बीमार नहीं है, बल्कि सोहन ने गुस्से में बता दिया था, और फिर गलती तो रामलाल की ही थी कि किसी गांव के आदमी को नौकर बताने की क्या जरूरत थी। आखिर पोल तो खुल ही गया कि वह नौकर नहीं था, इसका मित्र बनकर आया था। साहूकार रामलाल को घर लेकर वापस गया। रामलाल अपनी साली शीला के सामने सिर नहीं उठा रहा था, वो फेंकते फेंकते इतना लंबा फेंक दिया था कि खुद आसमान से गिर पड़ा था। शीला भी जान गई कि मेहमान रोगी नहीं है, इसके मित्र ने अपमान का बदला लिया है। रामलाल ससुराल में रह गया, जबकि सोहन घर लौट चला। उसको रामलाल की बात लग गई थी कि तुम्हारी औकात क्या है, घूम कर खाते हो, अपना तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इस जीवन में ब्याह नहीं हो पाएगा। ये बात कांटे की तरह सोहन के दिल में चुभ गई। वह गांव आया तो उसे देखकर भोला बोला कि अरे सोहन, कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें कल शाम से ढूंढ रही हूँ, एक जगह रिश्तेदारी में चलना है। सोहन बोला कि काका, अब मुझे किसी की बेगारी नहीं करनी, किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी में मुफ्त में नहीं जाना, अब जहां भी जाऊंगा पैसा लेकर जाऊंगा। मुझे नौकर कहलाना पसंद है, लेकिन मुफ्त की बेगारी जरा भी पसंद नहीं। आप मुझे पैसा दो, आपके साथ चलूंगा, दूसरा देगा उसके साथ चलूंगा, जो कोई पैसा देगा उसके यहाँ काम करूंगा। मुझे अब मुफ्त का नहीं खाना, किसी की दया पर नहीं जीना। उस दिन से सोहन ने अपनी दिनचर्या बदल ली। वह जब पैसे लेकर काम करने लगा तो उससे गांव वाले पैसा देकर भी काम कराने लगे। सोहन के मन में आत्मविश्वास जाग गया। वह अब एक एक पैसा इकट्ठा करने लगा। समय बीतने पर एक झोपड़ी बना ली और अपने घर में बनाकर खाने लगा।
इस तरह उसे 20 साल गुजर गए। उसने अपने लिए 2 गायें खरीद ली। अब वह मजदूरी छोड़ चुका था। अब गाय का दूध बेचता और उसी से अपना काम चलाता। समय ने करवट ली और वह अब 60 साल का हो गया। किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह कुंवारा ही रह गया। उसे अब बुढ़ापे का भय सताने लगा था। जब उसने माधव को देखा कि यह तो मेरे राह पर चल पड़ा है, जिस राह पर कभी मैं चला करता था, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हमारे पास तो बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन नहीं थी, तो मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन माधव के पास जमीन होते हुए भी मजदूरी करनी पड़े, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोच लिया कि माधव की जिंदगी खराब नहीं होने देगा। उसने अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई। उसने माधव को समझाया कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते पर चलकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। मैं तुझे आगाह कर रहा हूं कि अभी से संभल जाओ। माधव बोला कि काका, आज मेरे दिन बुरे हैं, कल को ठीक हो जाएंगे। सोहन बोला कि तुम्हारा दिन कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम समय के साथ नहीं चल रहे, वक्त पर कोई काम नहीं कर रहे हो, न समय से फसल लगाते हो, न समय से सिंचाई करते हो। तुम सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार करते हो। आदमी सही वक्त की तलाश में समय गंवा देता है, मगर उसके लिए वह सही वक्त कभी नहीं आता। मैंने धूप में बाल उजले नहीं किए हैं, बल्कि अनुभव किया है कि जो पुरुष सुंदर पत्नी की चाहत में घर आए, साधारण लड़की के रिश्ते को ठुकरा देता है, उन्हें सुंदर स्त्री तो मिलती नहीं, वह साधारण भी हाथ से निकल जाती है और वह हाथ मलता रह जाता है। वक्त मनुष्य के लिए वही अच्छा है कि जिस वक्त वह उस काम की शुरुआत कर देता है, वरना आलसी के लिए सभी वक्त बुरे ही है। उसके लिए कभी अच्छा वक्त आता ही नहीं। सोहन बोला कि बेटा, तू नौजवान है, सुंदर है, शरीर से तगड़ा भी है, तेरे पास पर्याप्त खेत भी है, तू उसमें मेहनत कर, उसमें अन्न उपजाओ, फिर उसे बाजार में बेच दो, तेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे। जब पैसे होंगे तभी तेरा ब्याह हो पाएगा। माधव बोला कि काका, हमारे पास न तो पैसे हैं, न खाने को अन्न, मेरा आधा खेत भी गिरवी हो गया है। तब सोहन बोला कि पैसा मैं दूंगा, तेरी गिरवी खेत भी छुड़ा लूंगा। मैं अब तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, तेरा घर बनवा दूंगा, खेती का तरीका भी सिखाऊंगा, गाय से भी फायदे होंगे, उसका भी तरीका समझाऊंगा। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत अनुभव किए हैं। अवसर खोने का मतलब कि वो फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला। स्त्री और मौका बार बार नहीं मिलते। स्त्री चाहे गोरी हो या काली, समय से मिल जाए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर अब वह भी न मिले, और मिल भी गई तो उसकी जैसी नहीं होगी। कल का बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, तो तुम बीते हुए कल को फिर अवसर में कैसे बदल सकते हो? परिश्रम और लगन से सही समय का सदुपयोग कर आदमी हर मुश्किल से पार कर सकता है। मैंने जिंदगी में पत्नी का मुंह नहीं देख सका, मगर अब तुम चाहो तो बहू और पोते का तो मुंह देख ही सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। मन मान ले तो गैर से भी संबंध खून के रिश्ते से भी भरोसेमंद हो जाता है। स्त्री कोई अपने खून का रिश्ता नहीं होती, लेकिन दिल मिल जाने पर जिंदगी भर के लिए अपनी हो जाती है। उससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं होता। मैं तेरे साथ रहूंगा तो देखना, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे घर राजकुमारी चलकर आएगी। बस अपने पर भरोसा कर, वक्त को बर्बाद मत कर। सोहन की बात सुनकर माधव की तो जैसे नींद खुल गई थी। अभी तक तो वह वक्त बर्बाद कर रहा था। अब तक वह कभी सोहन को महत्व नहीं दिया था, मगर आज सोहन में उसे अपने पिता नजर आने लगे थे। माधव अब सोहन को खोना नहीं चाहता था। बोला कि काका, आज आप मेरे पिता बन गए हो, मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सोहन बोले, नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भला बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, कौन देगा मुझे सहारा? अब हमारा जीना मरना यहीं पर है। चलो हम आज से ही खेत में काम शुरू करते हैं। सोहन ने बहुत से पैसे इकट्ठा किए थे, तो पहले गिरवी रखा खेत छुड़ा लिया, घर बनवा दिया, और फिर दोनों साथ मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिए, और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। माधव एक आलसी लड़के से प्रगतिशील किसान बन गया। दोनों बहुत खुश होकर रहने लगे। घर में कमी थी तो एक स्त्री की। उधर मकईपुर जिस राज्य में था, उस नगर का नाम विजयपुर था। वहां का राजा विक्रम था। उसकी रानी राजकुमारी नम्रता को जन्म देने के बाद मर गई थी। राजा ने राजकुमारी की खुशी के लिए ब्याह नहीं किया था। राजकुमारी अब सयानी हो चली थी। वह शिकार की बहुत बड़ी शौकीन थी।
तो रोज जंगल में शिकार को चली जाती। एक दिन वह जंगल में गई हुई थी। वह आगे बढ़ रही थी कि उसे दो भाई बहन मिल गए जो देखने से राजकुमार राजकुमारी लग रहे थे, लेकिन दोनों महाठग थे। राजा विक्रम ने अपने राज्य में दूसरे राज्य के राजकुमार और राजकुमारी को देखकर उत्सुकता हुई। वैसे राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमार 40 साल का था। राजा को राजकुमारी बहुत पसंद आ गई। उसे देखकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा ने बिना देर किए उस लड़की के सामने ब्याह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आप जैसी परम सुंदरी से ब्याह करना चाहता हूँ। राजा ने यह भी जानना जरूरी नहीं समझा कि यह दोनों किस राज्य के राजकुमारी और राजकुमार है। राजकुमारी बोली कि मैं पहले आपके महल में चलूंगी, वहां की स्थिति देखूंगी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पहले इसके ब्याह के बारे में सोचूंगी, उसके बाद अपना ब्याह करूंगी। वह समझ गई थी कि राजा मेरे पर आशिक हो गया। हाय, जल्दबाजी कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसे पहले कई शर्तों में बांधूंगी, उसके बाद ब्याह करूंगी। वैसे बूढ़ा है, फिर भी चलेगा। अमीर आदमी और घोड़े की उम्र नहीं देखी जाती। वह राजा के साथ महल में अपने भाई के साथ आ गई। उसके भाई की नजर राजकुमारी नम्रता पर गई तो देखता रह गया। उसने सोच लिया कि मौका अच्छा है, वह अपनी बहन के बदले इतनी सुंदर कमसिन राजकुमारी से भी ब्याह कर सकता है। उसने बहन को बुलाया और समझाया कि तुम चाहो तो यह राजकुमारी हमारी पत्नी बन सकती है। बहन बोली, होश में तो हो? अरे, मेरा ब्याह होते ही राजकुमारी मेरी बेटी बन जाएगी और तुम मामा बन जाओगे। मामा और भांजी का कभी ब्याह नहीं हो सकता। मैं राजा से कहकर किसी दासी से तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ। भाई भड़क गया कि ज्यादा उड़ान मत भरो, मत भूलो कि तुम्हारा नाम सिर्फ राजकुमारी है। तुम कहीं की राजकुमारी नहीं हो और मेरा नाम राजकुमार है। मैं भी कहीं का राजकुमार नहीं हूँ। राजा को अभी इश्क का चश्मा चढ़ गया है। उसे हम आसानी से अपने मतलब के लिए उपयोग कर सकते हैं, पर ना पोल खुल जाने पर हवालात में बंद करवा देगा। तुम राजा के सामने शर्त रख दो कि अपनी राजकुमारी से मेरे भाई का ब्याह कर दोगे, तभी मैं आपसे ब्याह करूंगी। लड़की बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम समझ सकते हो कि राजा जब तुमसे अपनी बेटी का ब्याह कर देगा तो फिर मेरे से ब्याह नहीं करेगा। कोई भी गिरा हुआ आदमी भी अपने दामाद की बहन से ब्याह नहीं करता। तुम नहीं चाहते कि मैं राजा से ब्याह करूं? तब भाई बोला कि यही समझ लो, मेरा ब्याह राजकुमारी से नहीं हुआ तो तेरा भी ब्याह नहीं होने दूंगा। मैं सारा पोल खोल कर रख दूंगा, इसलिए जितना कहता हूं उतना ही करो। राजा के सामने शर्त रख दो कि मैं तभी आपसे ब्याह करूंगी जब तुम अपनी राजकुमारी का ब्याह मेरे भाई से कर दोगे। राजा को तो इश्क का रोग लग ही गया था। रात हुई तो वह अनायास ही उस लड़की के पास पहुंच गया और उससे ब्याह कर लेने की बात करने लगा कि देख लो, यहाँ का राजभवन कितना बड़ा है, और भी कुछ देखना है तो देख सकती हो। यदि तुम्हें पसंद आ गया हूं तो हम ब्याह कर सकते हैं। यदि तुम्हारी कोई मांग है तो वह बताओ, हम तुमसे ब्याह करने के लिए उसे भी पूरा कर देंगे। लड़की ने देख लिया कि राजा मेरे लिए व्याकुल होता जा रहा है, तो न चाहते हुए भी राजा के सामने प्रस्ताव रखती कि महाराज, मेरे भाई का ब्याह किए बगैर मैं अपना ब्याह नहीं कर सकती। आप यदि बहुत जल्दी में हो तो आप अपनी राजकुमारी का ब्याह मेरे भाई से कर दो। राजा बोला, राजकुमारी, क्या यह उचित रहेगा? राजकुमारी बोली, यह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि मैं न तो राजकुमारी की सगी माँ हूँ, न मेरा भाई उसका सगा मामा, इसलिए यह ब्याह हो सकता है। आप जितनी जल्दी ब्याह करा दोगे मैं आपकी बन जाऊंगी, वरना मैं फिर किसी दूसरे राज्य में चली जाऊंगी। वैसे मुझे बस आज की रात ही आपके महल में रुकना है। अगर आप मेरे फैसले पर अमल किए तो जिंदगी भर आपकी रहूंगी। राजा बोला, राजकुमारी, तुम मेरे पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। तेरे भाई का ब्याह मैं किसी और सुंदर लड़की से करा देता हूँ। कहो तो आज की रात ही करा देता हूँ। लड़की बोली, आपने हमें क्या ऐरा गैरा समझ रखा है कि मेरी शादी राजा से हो और भाई की शादी किसी साधारण लड़की से? आप जाइए यहाँ से, हमें आराम करने दीजिए। हमने आपका आतिथ्य स्वीकार किया, आपने हमारा स्वागत भी ठीक से किया। कभी हमारे राज्य आइएगा तो हम भी आपका स्वागत इसी तरह से कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी। राजा बोला, जब नहीं मानती हो तो हम अपनी राजकुमारी का ब्याह तुम्हारे भाई से करने को तैयार हूँ। कल रात में पहले तेरे भाई की शादी होगी, उसके कुछ देर बाद हम ब्याह कर लेंगे। लड़की बोली, ठीक है, तब तो मैं महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
बस आपकी होकर रह जाऊंगी। सुबह में राजा ने ऐलान कर दिया कि आज रात मेरी राजकुमारी नम्रता का ब्याह है। राजकुमारी नम्रता सुनी तो बड़ी अचरज में पड़ गई कि न कहीं बात चली, न पिताजी कहीं गए, न कोई ब्याह के लिए प्रस्ताव लाया। फिर पिता को क्या हो गया कि एक दिन में मेरा ब्याह कर देना चाहते हैं? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने, और फिर ब्याह किससे करना चाहते हैं? राजकुमारी नी खबर जानने के लिए अपनी दासी को लगा दी। दासी कुछ ही घंटों में खबर लेकर आ गई कि राजकुमारी, आपका ब्याह नहीं हो रहा, अदला बदली की जा रही है। राजमहल में एक सुंदर सी लड़की अपने बुजुर्ग भाई के साथ आई है। महाराज उसके शक्ल सूरत पर मर मिटे हैं, उस लड़की से ब्याह करना चाहते हैं। तो लड़की ने भी शर्त रख दी है कि मैं आप जैसे बुजुर्ग से तभी शादी कर सकती हूँ जब आप मेरे बुजुर्ग भाई से अपनी राजकुमारी का ब्याह कर देंगे। राजा इस बात पर सहमत हो गए हैं। आप आज रात उस बुजुर्ग को सौंप दी जाएंगी। राजा ने इतना भी पूछना उचित नहीं समझा है कि आखिर दोनों किस राज्य के राजकुमार और राजकुमारी हैं, और दरबारियों में किसी की हिम्मत ही नहीं कि राजा को सलाह दे कि पहले उनके राज्य का पता कर लीजिए, ब्याह के लिए उनके परिजनों को बुलावा लीजिए। राजा के पास उतना वक्त ही नहीं है, जल्दी से जल्दी उस लड़की से मिलन चाहते हैं। राजकुमारी यह सुनकर बहुत घबरा गई कि अब मैं क्या करूं? जब राजा ने फैसला ले ही लिया है तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। मेरा ब्याह उस बूढ़े से करके ही मानेगा। अब जो भी करना होगा मुझे करना होगा। राजकुमारी ने मन में सोच लिया कि अब वह क्या कर सकती है। शाम होते ही राजा ने दासी को आदेश दिया कि तुम राजकुमारी को सजाकर रंग महल के कमरे में ले आओ, हम बहुत ही साधारण ढंग से राजकुमारी का ब्याह कर देंगे। दासी राजकुमारी के पास गई तो सब सच्चाई बताई कि राजा का क्या आदेश है। राजकुमारी बोली, इस वक्त तुम एक मेरी मदद कर दो, मेरे वस्त्र तुम पहन लो और अपने वस्त्र मुझे दे दो। मेरे महल से बाहर निकल जाने पर मेरे वस्त्र खोलकर तुम कोई भी अन्य वस्त्र पहन लेना और राजा से बता देना कि राजकुमारी अभी कमरे में नहीं है, उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा। आप प्रतीक्षा करें, जब कोई 1 आध घंटे बीत जाए तब राजा से बताना। दासी राजकुमारी की खास थी, उसने वही किया जो राजकुमारी ने कहा। उसने राजकुमारी के गुप्त दरवाजे से बाहर निकलने में भी मदद कर दी। देर होने पर राजा स्वयं राजकुमारी के कमरे में आया, परंतु राजकुमारी वहां नहीं थी। दासी से पूछने पर उसने बताया कि आज राजकुमारी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह गुसल खाने में गई है। उनकी तबीयत को देखते हुए हो सकता है कुछ देर हो जाए। राजा वापस चला गया, मगर 1 घंटे बाद फिर से वापस आया तो दासी ने बताया कि महाराज, राजकुमारी अभी गुसलखाने से बाहर आई ही नहीं है। राजा को कुछ शंका हुई तो कई दासियों को लगा दिया राजकुमारी की खोज में। सभी दासियां ढूंढ ढूंढ कर थक गई, पर राजकुमारी नहीं मिली। अब राजा को कोई शक ही नहीं रहा कि राजकुमारी महल छोड़कर भाग गई है। राजा उदास हो रंग महल में वापस आ गया और उस लड़की से बताया कि राजकुमारी कहीं भाग गई है, हम उसे खोजवाने में लगे हुए हैं, तब तक हम अपना ब्याह कर लेते हैं। राजकुमारी के मिलते ही हम तुम्हारे भाई का भी ब्याह करा देते हैं। लड़की सोची, यही सुनहरा मौका है, हम इस अवसर को भुना सकते हैं, वरना भाई के ब्याह के चक्कर में मेरी लुटिया डूब जाएगी। उसने भाई से कहा, भाई तुम इंतजार करो, तेरी भी शादी हो ही जाएगी, मैं तब तक ब्याह कर लेती हूँ। भाई बोला, नहीं, तुम ब्याह नहीं कर सकती, यदि मेरा ब्याह नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। लड़की बोली, भाई जिद मत करो, मेरी बात को समझो। भाई बोला, समझने को क्या बाकी रह गया है? राजकुमारी को भगाने में तेरा ही हाथ है। तू नहीं चाहती कि मेरा ब्याह राजकुमारी से हो, तो मैं भी तेरा ब्याह राजा से नहीं होने दूंगा। तो ये मत भूल कि तू कोई राजकुमारी नहीं हो, सिर्फ तेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी बोली, जब बात सामने आ ही गई है तो तुम भी अपना परिचय जान लो कि किस राज्य के राजकुमार हो। मैं एक लड़की हूँ, मेरा राजकुमारी होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता, मगर तेरा राजकुमार होना या न होना बहुत मतलब रखता है। तो खुद ही बताओ कि किस राज्य के राजकुमार हो। राजा ने जब सुना कि दोनों में कोई राजकुमार और राजकुमारी नहीं है, दोनों मिलकर धोखा दे रहे थे, तो सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को जेल में डाल दो। इस पर हम बाद में विचार करेंगे, पहले हमारी राजकुमारी का पता लगाया जाएगा कि कहाँ चली गई है। सिपाहियों ने खोज शुरू कर दी। उधर राजकुमारी रात में भागती रही, भोर होते होते पहुंच गई सुंदरपुर।
माधव का घर गांव से बाहर ही था, तो वह बेधड़क उसके घर में प्रवेश कर गई। माधव उस वक्त जगा हुआ था। उसने अपने घर में लड़की को देखकर चौंक पड़ा। बोला, अरे तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आ गई? राजकुमारी बोली, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। फिलहाल कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूंगे। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। माधव बोला, तुम और राजकुमारी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? लेकिन राजकुमारी के गले में हार और हाथ में खंजर उसे राजकुमारी होने का एहसास करा रहा था। माधव जल्दी ही समझ गया कि यह राजकुमारी ही है। वो बोला, राजकुमारी, मेरे घर में क्यों रहना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमारी हूँ, जब जहाँ जरूरत पड़े रह सकती हूँ। ये मेरी प्रजा का घर है, मैं उसमें भी रह सकती हूँ। तुम मेरा मुंह मत देखो, मेरे ठहरने का प्रबंध करो। जमुना काका भी वहीं थे। उन्होंने कहा, बेजा, कहा था ना कि राजकुमारी एक दिन चलकर आएगी, अब वह आ गई है। माधव ने राजकुमारी को रहने की व्यवस्था कर दी। राजकुमारी गुप्त रूप से माधव के घर रहने लगी। कोई महीना भर बीत गया, परंतु राजकुमारी का पता राजा के सैनिक नहीं लगा पाए। इधर 1 महीने में राजकुमारी माधव से इतनी प्रभावित हुई कि उसको ही दिल दे बैठी। माधव खाना बनाकर उसे चारपाई पर ही खिलाता, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। राजकुमारी का दिल उस वक्त माधव पर आ गया जब एक बार वह नंगे पांव जमीन पर उतर गई तो माधव दौड़कर जमीन पर हाथ रख दिया। राजकुमारी को इस बात पर प्यार उमड़ आया कि उसे बस ऐसा ही प्यार करने वाला पति चाहिए। उसने दूसरे दिन माधव को आदेश दिया कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। माधव बोला, मैं भला राजकुमारी से ब्याह कैसे कर सकता हूँ? राजा तो मुझे फांसी पर लटका देगा। राजकुमारी बोली, ब्याह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। सोच लो किसमें भलाई है। आखिर माधव ने राजकुमारी से ब्याह कर लिया। महीनों गुजर गए। एक दिन राजकुमारी संग माधव पकड़ लिया गया। दोनों को राज दरबार लाया गया। राजकुमारी कोई भयभीत नहीं थी, परंतु माधव डरा हुआ था कि राजा मुझे फांसी चढ़ा देगा। परंतु राजा ने दोनों का दरबार में स्वागत किया और माधव पर खुशी जाहिर की कि तुमने राजकुमारी को अपने घर शरण देकर बहुत अच्छा किया। राजकुमारी ने भी अपने लिए अच्छे वर का चयन किया। मुझे खुशी है। मैं तो राजकुमारी की जिंदगी ही बर्बाद करने पर तुला हुआ था, मगर भगवान ने बचा लिया। इस प्रकार दोनों राजमहल में रहने लगे। दोनों ने जमुना काका को भी महल में बुला लिया। तीनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। कहानी से सीख, समय और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सच्चा प्रेम और सच्ची नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती और भाग्य भी हमेशा बहादुर और नेक लोगों का ही साथ देता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसे वफादार लड़की की कहानी है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, पर उसने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची सेवा और ईमानदारी का फल भगवान कैसे देता है और घमंड कैसे इंसान को आसमान से जमीन पर पटक देता है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। भागेलुपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर मंगरू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी कि न पहनने को ढंग का कपड़ा था, न 2 वक्त की रोटी। सिर छिपाने के लिए बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। वह गांव शहर से काफी दूर था। उस गांव में सिर्फ गरीब किसान और मजदूर रहते थे। 500 घर होने के बाद भी उस गांव में कोई भी अमीर आदमी नहीं था। लेकिन जब सभी किसान थे तो सभी के पास कुछ न कुछ जमीन थी, अपना घर था, अपना एक परिवार था, पत्नी और बच्चे थे। लेकिन दुर्भाग्य से मंगरू ही ऐसा था कि जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, न कोई अच्छा सा घर था। सिर्फ टूटा फूटा पुराना खपरेल का एक घर था, उसी में वह गुजारा कर लेता था। हालांकि कई बार गांव के बुजुर्ग मना कर चुके थे कि बचुआ मंगरू, ये घर तेरे दादा का बनाया हुआ है। मिट्टी का मकान बस एक पुश्त तक साथ देता है, जबकि तुम तीसरी पीढ़ी के हो। ये घर तो 20 साल पहले भी रहने लायक नहीं था, लेकिन तुम इसमें रह रहे हो। ये घर कभी भी गिर सकता है और तुम इसमें दबकर यमराज के घर जा सकते हो, जबकि अभी तुम्हारी उम्र यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़ने की नहीं है। तुम नौजवान हो और बहुत होनहार हो। तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत लिख सकते हो। मंगरू बोला, काका,
ज्यादा माथा खपाने से कोई फायदा नहीं, जो किस्मत में लिखा है उतना मिल ही जाता है। तब बुजुर्ग बोला, बछुआ मंगरू, यही गलती तुम्हारे पिता ने किया था कि अपने को भाग्य के सहारे छोड़ दिया था और दिन भर बेकार का घूमता रहता था। उसे तब नींद खुलती जब घर में भोजन नहीं रहता, तब काम पर निकलता। उसे अपनी गलती से भी सीख लेना चाहिए था, मगर नहीं लिया। आज गांव के लोग मेहनत से तकदीर बदल लिए हैं, जबकि तुम पिता की गलतियों के कारण गरीब हो। सभी के पास अपनी जमीन, अच्छा घर है, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये मकान है तो तुम्हारे दादा का बनाया हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें अभी अपना ब्याह भी करना है, और ब्याह तभी होगा जब तुम अपनी किस्मत बदल लोगे। मंगरू बोला, रामायण काका, आखिर मैं क्या करूं? हर वक्त तो गांव में काम मिलता नहीं। तब बुजुर्ग बोला, बछुआ, यह दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं है। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाशो। अरे, जब मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर सकते हो। तुम अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में मेहनत मजदूरी करो, तुम्हें इस तरह सालों भर काम मिल जाएगा। उसके बाद तुम मौज मस्ती से रह सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, कुछ पैसे का बचत कर घर भी बनवा सकते हो। अभी इस घर की मरम्मत की जरूरत है, अच्छा से मरम्मत कर दोगे तो अभी 10 साल तक मकान तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन बिना मरम्मत के कभी भी गिर सकता है। इसमें बरसा का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता है। पहले आज इसका मरम्मत करो, कल से काम शुरू करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा ब्याह करा दूंगा, बस अपनी स्थिति सुधार लो। मंगरू में ब्याह के नाम पर जोश भर गया। वो बोला, काका, अपना वादा याद रखना। मैं अब काम में लग जाता हूँ। वह उसी दिन से पड़ोस के गांव में जाने लगा। आदमी के मन में काम करने की लगन हो तो उसे कहीं भी रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है तो उसे भोजन खा पाना भी बाहर का काम लगता है। तो मंगरू घूम घूम कर काम करने लगा। दूसरे गांव में उसे काम मिल जाने लगा तो वह 5-6 माह तक लगातार काम करता रहा। उसे समझ में आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। वह घर का मरम्मत करा लिया। अब उसके पास भोजन के लिए अतिरिक्त अन्न और पहनने को 2 जोड़ी वस्त्र थे। अब उसे याद आया कि रामायण काका ने कुछ कहा था, तो सोचा कि उन्हें याद दिला दूं। वह रामायण के पास गया और बोला, काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तब रामायण बोले, बेटा, मैंने ध्यान दिया है। 1 माह के अंदर कोई जुगाड़ लगाता हूँ। मैं किसी न किसी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। देखो, शादी ब्याह का मामला ही ऐसा मामला है जिसमें आदमी बहुत झूठ बोलता है। लड़की थोड़ी काली भी हो तो उसे लोग गोरी और बहुत बुद्धिमान बताते हैं, भले ही उस लड़की को अपनी नाक का नेता साफ करना नहीं आता हो। वही बात लड़के के विषय में भी लोग बोलते हैं। लड़के के पास भले ही जगह जमीन न हो, किराए के घर में रहता हो, घर में खाने को अन्न न हो, लड़का महा बेवकूफ हो, अपना ठीक से धो भी नहीं सकता हो, लेकिन जब ब्याह कराना हो तो उसे लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि इस लड़के के पास बहुत जमीन है, गांव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। गांव के लोग कोई काम करने से पहले इस लड़के से ही सलाह लेते हैं। अरे, बहुत भाग्यशाली लड़का है, आप आंख बंद कर अपनी बेटी का ब्याह कीजिए, वह लड़के के साथ रहेगी तो दूध का कुल्ला करेगी। रामायण काका बताए, मंगरू, ब्याह में लोग इस तरह का झूठ बोलते हैं। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा। तुम चुपचाप सुनते रहना, तुम हरिश्चंद्र मत बन जाना, वरना कुंवारे रह जाओगे। इस तरह रामायण 1 हफ्ते बाद ही एक आदमी को लेकर मंगरू के पास आए और बताए, भाई देखो, ये लड़का गांव का सबसे सीधा साधा, सबसे चतुर चालाक और मेहनती लड़का है। अरे, और तो और, इसके पास 10 बीघा बटाईदारी जमीन है, उसमें बहुत अन्न उपजाता है। वो आदमी चकनी बाजार का था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था, उसे बटाईदारी का ज्ञान नहीं था। वह 10 बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर बहुत खुश हो गया और बोला, रामायण भाई, यह ब्याह पक्का समझिए। अगले हफ्ते मैं आपसे पुनः मिलता हूँ तो ब्याह का कार्यक्रम तय हो जाएगा। अभी आप छिंका के लिए एक चांदी का सिक्का लड़के को दे दीजिए। रामायण काका बोले, तब तो मैं इस ब्याह को पक्का समझूं? वह आदमी बोला, हाँ भाई रामायण, अरे मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात से पलटता नहीं है। मैं अभी इस ब्याह को पक्का करता हूँ,
अगले हफ्ते ब्याह की तिथि तय हो जाएगी। वो आदमी बहुत खुश हुआ और चकनी बाजार लौट गया। वह अपनी पत्नी से बताया, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी का ब्याह बहुत अमीर लड़के से तय कराया हूँ। वो घर में अकेला है। घर भले ही पुराना है, मगर उसके पास खुद की बटाईदारी 10 बीघा जमीन है। उसको खाने की कोई कमी नहीं है। स्त्री बोली, काहे बावले बनते हो? अरे, बटाईदारी का कुछ मतलब भी समझते हो? अरे, मैं खेतीहर किसान की बेटी हूँ। मुझे रैयत और बटाईदारी का मतलब पता है। आप जिस लड़के के पास जमीन की बात कर रहे हो, वह उसकी जमीन नहीं है। वह किसी जमींदार से या किसी रैयत से 1 साल के लिए आधे पर जमीन लिया है कि फसल उपजने पर आधी फसल रैयत को दे देगा और आधी अपने पास रख लेगा। तब वह आदमी बोला, तब भी वह लड़का ठीक है? तो स्त्री बोली, हाँ ठीक है। उस जमीन की कोई भविष्य नहीं है। अगले साल रैयत किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी के सिवा कोई काम नहीं रह जाएगा। आप ठीक से समझ लो, वो लड़का कोई किसान नहीं है, बल्कि एक मजदूर है, और किसी मजदूर से मुझे ब्याह नहीं करना। वह आदमी बोला, भाग्यवान, मैं बात दे आया हूँ। स्त्री बोली, मुझसे मूर्खता वाली बात मत करो। आप खुद से समझो कि जिसे बात दे आए हो, उसके पास 10 बीघा जमीन है। आप उस आदमी से रैयत होने का सबूत मांग लेना। वो आदमी दुम दबाकर भाग जाएगा। हुआ भी यही। 1 हफ्ते बाद ही चकनीपुर का आदमी भगेलूपुर मंगरू के घर पहुंच गया। रामायण काका के ऊपर ही मंगरू के ब्याह की जिम्मेवारी थी। रामायण खुश होकर आ गए कि लगता है बात जम गई है। यह आदमी अपनी बात का पक्का है। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। रामायण आते ही उस आदमी को सराहने लगे, भाई आप बात के पक्के हो। अब चलो ब्याह की बात आगे बढ़ाई जाए। वो आदमी बोला, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मुझे बात से पलटना नहीं आता, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप भी अपने वादे के पक्के हो। अब आप लड़के के पास की जमीन के कागज दिखा दो कि लड़के के पास 10 बीघा जमीन है कि नहीं। इतना सुनते ही रामायण के पसीने छूट गए। वह बोले, भाई आप बात समझे नहीं। दरअसल लड़के के पास अभी बटाईदारी खेत है, लेकिन आप चिंता मत करो, ये उस जमीन को जल्दी ही खरीद लेगा। तब वह आदमी बोला, मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? अरे, किसी मजदूर के पास इतने पैसे नहीं आते कि रोटी दाल के साथ सब्जी भी खा सके। ये जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। अरे, मैंने बहुत देखे हैं मजदूरों को। खेत में काम करते उम्र गुजर गई, लेकिन एक दिन के लिए सुखी जीवन को तरस गए। रामायण बोले, तो मैं यह ब्याह पक्का समझूं? वह आदमी बोला, तुमको शर्म नहीं आती? झूठ बोलते और बेहयाई करते। मुझे तुझ कमीने के गांव में बेटी का ब्याह करना ही नहीं। मैं अब बेटी का ब्याह नगर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज हो। इतना कह वह आदमी चला गया। तो मंगरू रामायण पर ही नाराज हुआ। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलने से रिश्ते बनते नहीं, बल्कि बिगड़ जाते हैं। आपने सारा खेल खराब कर दिया। ब्याह की बात बिगड़ जाने से मंगरू काफी निराश हो गया। अब वह मन से काम नहीं करता। उसे अब काम में मन नहीं लगता। जिस किसी के पास काम करने जाता तो मन से काम नहीं करता। इस कारण लोग नाराज हो उसे काम से निकाल देते। वह उस गांव को छोड़कर आसपास के अन्य गांव में काम की तलाश करता, मगर उसे 2-4 दिन से ज्यादा कहीं काम नहीं मिलता, क्योंकि सभी जान जाते कि यह निकम्मा आदमी है। उसे बहुत प्रयास के बाद ही कोई 1-2 जगह काम मिल पाता। जब आसपास के गांव में भी उसे कोई काम मिलना बंद हो गया, सभी उसके विषय में जान गए कि जाहिल है, तो उसके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई। तब एक दिन विचार किया कि अब मुझे कहीं दूर चलकर काम करना चाहिए। मेरा यहाँ रखा ही क्या है जो इन सब का मोह करूं। एक खपरेल का बाबा आदम के जमाने का घर है, एक टूटी चारपाई है और 2-4 टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन। जमीन तो मेरे बाप दादा के पास ही नहीं थी, तो मेरे पास कहां से होगी। वह सोच लिया कि किसी नगर में चला जाऊंगा। मुझे अब इस गांव में न तो काम मिलेगा न बीवी मिलेगी। वह बहुत विचार कर दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल जाने का विचार कर लिया। उसने किसी से सुना था कि गांव से दूर जाने पर शहर मिल जाते हैं। शहर कोई गांव जैसा साधारण नहीं होता, गांव से बहुत बड़ा होता है। वहां बहुत अमीर आदमी रहते हैं। वहां कोई खेती किसानी नहीं करता, वहां मजदूर भी नहीं होते। नगर में कोई बाग बगीचे भी बड़े बड़े नहीं होते। वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। वहां का हर आदमी बहुत अमीर होता है। वह अमीर अपने सुख सुविधा के लिए गांव वालों को नौकर रखते हैं।
उनसे छोटे मोटे काम लेते हैं और कम काम के बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। ये बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो रात में सोया तो उसे बहुत सुनहरे सपने आने लगे थे। वह देख रहा था कि नगर में पहुंच गया है, उसे बहुत आराम का काम मिल गया है। उसे सिर्फ घर से बाहर कुछ देर कबड्डी खेलना है। हार हो या जीत, इससे मतलब नहीं, हारने और जीतने वाले को भी बराबर पैसा मिल जा रहा है। मंगरू सपने में देखा कि वह बार बार जीत जा रहा। हाय तो सेठ ने उसे अपने पास रख लिया है। सेठ उसे मालिक बना दिया है और खुद नौकर बनकर काम कर रहा है। मंगरू के दिन क्या मजे से कट रहे हैं। अब उसका ब्याह एक बड़े सेठ की बेटी से होना तय हो गया है। मंगरू सेठ अब घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकला है कि सामने से रामायण काका लाल कपड़ा पहनकर आ जाते हैं। ये देख घोड़ी बिदक जाती है और मंगरू को जमीन पर गिरा देती है। गिरने से उसकी नींद खुल जाती है। देखता है कि वह अपने घर में सोया है और अपनी टूटी चारपाई से नीचे गिर गया है। सपने में ही सही, एक बार रामायण काका के आ जाने से उसका ब्याह का सपना टूट गया है। वह रामायण की गलती से फिर से कुंवारा रह गया है। जब वह पूरी तरह नींद से बाहर आ गया था, तब उसे समझ में आ गया कि यह हकीकत नहीं, एक सपना था। मुझे किसी घोड़ी ने नहीं, बल्कि अपने घर में चारपाई से गिर गया हूं। वो जल्दी से उठा, उसे आज नगर के लिए निकलना है। सुबह के सपने सच्चे भी हो जाते हैं। बस रामायण काका को उसमें से निकाल कर पूरा हो तो कितना अच्छा होगा। वह सपना पूरा होने की आस लिए नगर के लिए निकल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि नगर कहाँ है, वहां काम कैसे मिलेगा। बस घर से निकल गया था। पहले गांव वालों को नगर जाने की राह आसान नहीं थी। कच्चे रास्ते, ऊपर से कंटीली झाड़ियां, संकरे रास्ते, पैदल का मार्ग, न कोई साथी न कोई सवारी। मंगरू चल पड़ा। वो चलते हुए एक जंगल से गुजर रहा था। उसे दिन भर चलते चलते जंगल में ही शाम हो गई तो वह काफी डर गया। वह जंगल के रास्ते भी कभी नहीं गया था। रात में जंगल में ठहरने की बात ही अलग थी। तो मंगरू घबराने लगा। सोचा कि अब क्या करूं? ये जंगल कितना बड़ा है, इसका अनुमान भी नहीं है। मैं तो कभी घर से निकला ही नहीं हूं। 5-10 कामों को छोड़कर मुझे पता ही नहीं कि यह दुनिया बड़ी भी है। वह जंगल में इधर उधर देखने लगा। उसे कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। घना जंगल था, वह कोई गांव नहीं था। तो वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा कि शायद जंगल पार कर जाऊं और मुझे कोई गांव मिल जाए। तो मंगरू लगभग दौड़ते हुए चलने लगा। वो दाएं बाएं भी देखता जा रहा था। उसे जंगली जानवर का डर सताने लगा था। सहसा उसकी नजर दाहिने तरफ के एक रास्ते पर गई तो मंगरू को जंगल में एक बुढ़िया जाती हुई दिखाई पड़ी। उसे लगा कि मन को भ्रम हुआ है, लेकिन जब दोबारा से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं है। वह स्पष्ट देख रहा है कि कुछ बकरियों को लिए हुए बुढ़िया जा रही थी। ये देख मंगरू की जान में जान आई कि जंगल में कोई इंसान भी रहता है। जरूर कहीं न कहीं घर है या छोटी मोटी बस्ती है। मैं रात में इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले वह भोजन दे या न दे, रहने को स्थान जरूर दे देगी। तो वह बुढ़िया के पीछे लग गया। बुढ़िया कोई 1000 कदम आगे गई और ठहर गई। मंगरू ने देखा कि जंगल में एक झोपड़ी है। एक बकरियों के लिए अलग से झोपड़ी है। बुढ़िया की झोपड़ी काठ की है। उसे झोपड़ी कहना गलत होगा। ये काठ का एक मजबूत घर है। उसको सिर्फ आग से खतरा हो सकता है, इसके अलावा जानवरों से कोई खतरा नहीं है। इस घर में रात को कोई जानवर प्रवेश नहीं कर सकते। तो बकरियों के लिए भी बुढ़िया ने बहुत मजबूत घर बना रखा था। मंगरू जल्दी से चलकर बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया जंगल में किसी लड़के को देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि जंगल के अंदर यह लड़का कहां से आ गया। वो आश्चर्य से पूछी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, और फिर यहाँ कैसे आ गए? आज से पहले तो कोई नौजवान मुसाफिर इधर आया नहीं। मंगरू बोला, मैं भग्गेलूपुर गांव का एक किसान हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था तो नगर में काम की तलाश में निकला हूँ। मगर नगर जाने से पहले ही जंगल में शाम हो गई है तो मैं आपको इधर बकरियों के साथ आते देखा तो पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ आसरा दोगी? देखना, इनकार मत करना। मैं एक भला आदमी हूँ, आपके लिए एक अतिथि हूँ। और फिर मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे आसरा नहीं मिला तो जंगल में मुझे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। बुढ़िया मंगरू की तरफ बड़ी गौर से देखी, फिर बोली, देखो, मैं तुम्हें यहाँ रखने में असमर्थ हूँ। मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। मेरे पास तुम्हारे रहने लायक कोई जगह ही नहीं है।
मेरे पास एक ही घर है, कोई अलग से बैठक नहीं है। मैंने जानबूझकर जंगल में आगंतुक के रहने लायक जगह बनाया ही नहीं है। तुम कहीं और जगह तलाश लो, मंगरू बोला। माँ आई, इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अन्य स्थान मिलेगा। माँ आई, यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं बकरियों के बाड़े में भी रह लूंगा, मगर मुझे अपने यहाँ रहने दे, बुढ़िया बोली। तुम क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो तुम्हें बकरियों के बाड़े में रहने दूं? तेरा क्या भरोसा, तू कहीं चोर हुआ तो मेरी सारी बकरियां लेकर भाग जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं तुझे अपने आसपास भी रहने नहीं दे सकती, तो भाग जा यहाँ से, मंगरू बोला। माई, तू इतनी निष्ठुरता से मुझे भगा देगी तो मैं अब कहाँ जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, बुढ़िया बोली। मैं कोई शिकारी हूं जो तुझे बचा लूंगी? यहाँ तो जंगल में रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं, उससे मुझे क्या? तू मरे या जिए, कौन सा मेरे घर का है? भाग यहाँ से, मुझसे बहस मत कर। मंगरू समझ गया कि यह बुढ़िया जंगल में रहते रहते जंगली बन गई है। इसको किसी से कोई मोह ममता नहीं है। ये जानवरों के बीच रहकर खुद खूंखार जानवर बन गई है। इसके सामने नाक रगड़ने से भी मुझे स्थान नहीं देने वाली। अरे, मुझे अपनी झोपड़ी में रहने देती तो इसका क्या हो जाता? यह खुद ही मेरी माँ की तरह है। ये कोई जवान थोड़े है कि इसे मेरे से कोई छेड़छाड़ का खतरा है, मगर नहीं, इस उम्र में भी शायद अपने को जवान मान रही है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं कि कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी अपने को जवान समझती है, इसीलिए पीली पड़ जाने के बाद भी छुई मुई बनी हुई है। मंगरू निराश हो भगवान का नाम लिया। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, बुढ़िया का विचार बदल दो। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। यदि यहाँ से जंगल के मध्य गया तो मुझे जानवर खा जाएंगे। वो सोच लिया कि अब आगे भगवान की मर्जी। मंगरू बहुत उदास हो वहां से चलने को हुआ तो बुढ़िया ने भी मन में कुछ सोच लिया। बोली, तुम कुछ देर यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी बेटी निर्मला से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है कि नहीं। मंगरू समझ गया कि बुढ़िया उतना नखरा किस लिए दिखा रही थी। अब समझ में आया है कि अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। शायद वह जवान है और कुंवारी भी है, इसीलिए बुढ़िया नथुने फुला रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, निर्मला, बाहर संजोग से एक बहुत खूबसूरत नौजवान आ गया है। वो रहने के लिए आसरा मांग रहा है। तू जरा झांक कर देख कि तुझे पसंद है। यदि हाँ तो हम उसे अपने यहाँ आसरा दे देते हैं। लड़की बोली, माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? उसे ठहरने दो, सुबह चला जाएगा। अरे, हमें मुसाफिर को रखने में पसंद नापसंद की कौन सी बात है? बुढ़िया बोली। पागलों वाली बात मत कर, तू मेरा कहा मानकर एक बार गौर से देख ले। लड़की बोली, आप भी हद करती हो, मैं उसे देखकर क्या करूंगी? कौन मुझे उससे ब्याह करना है? बुढ़िया बोली, तेरा ब्याह ही उससे करना है। तो खुद सोच कि मेरी उम्र हो चली है, कल को गुजर गई तो तेरा क्या होगा? अकेली जंगल में क्या करेगी? दुनिया में सभी भले लोग नहीं होते, और जवान स्त्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। अकेली नौजवान स्त्री पर सिर्फ मन छले ही मन मैला नहीं करते, पाखंडी साधु से लेकर बूढ़े तक मन ललचाते हैं। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती कि इसे भगवान ने भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए। यह नखरू बूढ़े के अलावा कौन आता है? वह भी व्यापार के लिए आता है, बकरियां खरीदने के लिए आता है। लड़की का भी मन तो ब्याह का था ही, मगर ऊपर से नखरे दिखा रही थी। माँ के समझाने पर वो मंगरू को देख ली तथा माँ से बोली, लड़का बहुत अच्छा है, आगे अब जो भी मर्जी, मुझे तेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं है, मगर जो भी करना बहुत जांच परख कर करना, मैं किसी मुश्किल में न फंस जाऊं। बुढ़िया बोली, तू चिंता मत कर, मैं बहुत परख के बाद निर्णय लूंगी। वो बाहर आई और मंगरू से बोली, बेटा, तू मेरे घर ठहर सकता है, तुम अंदर घर में आ जाओ। बुढ़िया ने मंगरू को घर के अंदर बुला लिया। वह देखना चाहती थी कि यह मेरी बेटी को किस तरह देखता है, इसकी नजर ही बता देगी कि बुरा है या भला है। तो मंगरू ने भी सोच लिया कि वो बुढ़िया की बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, वरना जिद जाएगी। बड़ी मुश्किल से आसरा मिला है, और फिर मुझे इस जंगली की लड़की को देखने से क्या लाभ? सिर्फ रात को ठहरना है, सुबह चले जाना है। तो वो बुढ़िया की बेटी की तरफ देखा ही नहीं, सिर झुकाए घर में बैठाया। तो बुढ़िया बोली, बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते।
तब मंगरू बोला, माई, मुझे लड़कियों से बड़ी शर्म आती है, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ। तब बुढ़िया बोली, जब तुम्हारा ब्याह होगा तो अपनी पत्नी का सामना कैसे कर पाओगे? मंगरू बोला, इसी बात को सोचकर तो मैं और घबरा जाता हूँ। बुढ़िया बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लड़की कोई खतरनाक जानवर नहीं होती, बल्कि बहुत कोमल होती है, मन की सच्ची होती है, वह ममता की मूरत होती है, दया की सागर होती है, वह सिर्फ प्यार करना जानती है। और जो इन बातों के विपरीत होती है वह कोई भली स्त्री नहीं होती। तुम भोजन करो और आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है। मंगरू कभी बहुत ज्यादा पैदल नहीं चला था, तो थके होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। वह सुबह खुद से नहीं उठा, बल्कि बुढ़िया की बेटी निर्मला ने जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठा और बोला, माफ करना, मुझे देर हो गई, मुझे बहुत दूर जाना है। वो जल्दी से उठा और चलने को हुआ तो लड़की बोली, आप इस तरह नहीं जा सकते, आप कुछ जानते भी हो? मंगरू बोला, मैं कुछ नहीं जानता। तब लड़की बोली, मैं रात में सपना देखी कि आपसे मेरा ब्याह हो गया है और आप मेरे पति हो। मंगरू बोला, सपना तो सपना होता है, वो हकीकत नहीं होता। लड़की बोली, भोर का सपना सच होता है। अब आप मेरे पति हो, मुझे इस तरह ठुकरा कर नहीं जा सकते हो। मंगरू बोला, तुम मुझे माई से पिटवाना क्यों चाहती हो? वह मुझ पर भरोसा कर अपने घर में रखी और मैं अब उसके विश्वास को तोड़ दूं? लड़की बोली, चाहे अब जो करो, मगर यहाँ से नहीं जा सकते। यदि चले गए तो मैं इस हंसिए से अपना गला काट लूंगी। मंगरू बोला, ऐसा गजब मत करना, मैं ठहर जाता हूँ, मगर बूढ़ी माई से डर रहा हूँ। तब निर्मला बोली, माँ कुछ नहीं बोलेगी, वह तो कब से चाह रही है कि मेरा ब्याह हो जाए, वह बहुत खुश होगी। बुढ़िया शाम के वक्त बकरी लेकर आई तो घर में मंगरू को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसका निशाना ठीक जगह लगा था। बेटी ने मंगरू को मना ली थी। वो मंगरू से बोली, तुम शहर नहीं गया? तब मंगरू बोला, मैं कल चला जाऊंगा। तब बुढ़िया बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, न कहीं जाने की जरूरत है। अब तुम हमारे साथ रहोगे। कल हम सुबह जंगल से गांव को जाएंगे। मैं कोई जंगली नहीं हूँ, मैं लखीपुर के जमींदार की पत्नी हूँ। जमींदार ने एक लंपट स्त्री से दूसरा ब्याह कर लिया था। उस लंपट स्त्री के कहने पर मुझ माँ बेटी को जिंदा जला देने का जमींदार ने प्लान बना लिया था। मुझे जब इसकी खबर मिली तो मैं नन्ही सी बेटी को लेकर जंगल में भाग आई थी और यहीं 20 साल से रह रही थी। लेकिन एक न एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है। वो लंपट स्त्री एक दिन जमींदार की हत्या कर खुद अपने चहेतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास पति की हत्या का मामला दर्ज कराई थी, तो राजा के जासूसों ने इस बात का पता लगा लिए कि जमींदार का हत्यारा कोई और नहीं, वह लंपट स्त्री है। तो वह राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ ली गई है और अब उसे फांसी हो जाएगी। हमारा खास नौकर चितरंजन जंगल में आया था और मुझे सब सूचना दिया। जमींदार लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले सारी जमींदारी निर्मला के नाम कर गए थे। अब निर्मला जंगली लड़की नहीं, लखीपुर की जमींदारनी है। कल चितरंजन हमें लेने आएगा, क्योंकि निर्मला तुम्हें पति मान चुकी है, तो तुम उसके पति हो। हम पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। मंगरू बोला, माई, तुम बहुत बड़े दिल वाली हो। मंगरू बोला, माई, इस दुनिया में कैसी कैसी औरतें रहती हैं, वह लालच के लिए क्या से क्या कर जाती हैं। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, ये दुनिया है, यहाँ बहुत भली औरतें रहती हैं। पति के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली औरतें रहती हैं। तो कुछ औरतें सिर्फ धन से प्यार करती हैं, उसके लिए पति एक खिलौना होता है। जैसे बच्चे रोज खिलौना बदल लेते हैं, लंपट औरतें रोज पति बदल लेती हैं। सुनो, मैं एक तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था मकोनीपुर, जहां पर होरिल नाम का एक चतुर ठग रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था लखिया। लखिया रूप रंग में गजब की सुंदर थी। वो अपने भाई से 5 साल छोटी थी। होरिल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि होरिल एक खानदानी ठग था। उसका पेशा ठगी करना था, तो ठगी करने के लिए बहुत दूर तक निकल जाता। वह गांव और शहर कहीं भी चला जाता और अपनी ठग बुद्धि से भोले भाले लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें ठग लेता। पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भोले भाले लोग बसते थे, तो उन्हें ठगना ठगों के लिए बहुत आसान था। होरिल अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल कर वैसे सीधे सादे लोगों से संपर्क बनाता, उनसे दोस्ती स्थापित करता।
फिर एक दिन उनका सब कुछ लूटपाट कर निकल जाता। होरिल जब कभी ठगी के लिए जाता तो अपनी बहन लखिया को एक पड़ोसी मौसी के पास छोड़ जाता। मौसी उसकी दूर के रिश्ते की थी तो होरिल पर ध्यान देती। वह नहीं जानती थी कि होरिल एक ठग है। वो जानती थी कि जब वो घर से दूर जाता है तो कहीं कोई रोजगार करता है तो दोनों भाई बहन पर विशेष ध्यान देती और होरिल भी उसके लिए भोजन का प्रबंध कर देता। उस मौसी का कोई अपना नहीं था तो वह होरिल को ही अपना मानती थी। उसकी बहन लखिया पर विशेष ध्यान देती। लखिया समय के साथ धीरे धीरे सयानी हो चली थी। लड़कियां 12 साल उम्र पूरी करने के बाद बाढ़ की तरह बढ़ जाती है। मौसी को खबर हो गई थी कि लखिया अब सयानी हो चली है, अब इसका ब्याह करना जरूरी हो गया है। तो एक दिन होरिल से बोली, बेटा तू मेरे पास अपनी बहन को छोड़कर चला जाता था। तब वह बच्ची थी और मैं भी उतनी बूढ़ी नहीं थी, परंतु लखिया अब जवान हो चली है और मैं काफी बूढ़ी। तुम तो जानते हो आजकल गांव में मनचलों, छोरों और गुंडे मवालियों की संख्या बढ़ गई है। वो आवारा कुत्तों की तरह दिन भर गलियों में घूमते रहते हैं और जवान छोरियों को देख फप्तियां कसते हैं, सीटी बजाते हैं और भी कई तरह की हरकतें करते हैं जिसे कहा नहीं जा सकता। उन बेशर्मों को कोई लोक लाज का डर नहीं। उनके घर में शरीफ माँ बहन नहीं रहती। लफंगे भी वही होते हैं जिनके माँ बाप में कोई न कोई लंपट होता है। भले लोगों के बेटे सभी स्त्रियों को अपनी माँ बहन ही समझते हैं, लेकिन हमारे गांव में भले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है। मुझ बुढ़िया में अब उतनी सामर्थ्य भी नहीं कि उन्हें दांत फटकार सकूं, बल्कि वही मुझे दांत फटकार लगा देते हैं। अतः अब तुम्हारी बहन हमारे पास सुरक्षित नहीं है। तुम अब जहां जाओ इसे साथ ले जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि लखिया का ब्याह कर दे। तुम्हें उसकी सुरक्षा की सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। विवाहिता स्त्री की चिंता उसके पति को होती है। होरिल सोचा कि मौसी ठीक कह रही है। मुझे अपनी बहन का ब्याह कर देना चाहिए, तभी मैं टेंशन मुक्त हो पाऊंगा और फिर अपने ब्याह के विषय में सोचूंगा। सोचा अपनी बहन को शहर लेकर चलता हूँ और अपनी बुद्धि बल से इसका ब्याह किसी बड़े सेठ से करा देता हूँ। तो होरिल अपनी बहन को लेकर नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया तो वह एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी वहां एक व्यापारी का लड़का गांव देहात से छोटे व्यापारियों के पास से पैसा तगादा कर लौट रहा था। उसने एक आदमी के साथ खूबसूरत लड़की को देखा तो वो पेड़ के पास ठहर गया। कुछ मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब किसी सुंदर स्त्री को देख लेते हैं तो फिर उसका अच्छी तरह दीदार कर लेना चाहते हैं, उससे बात कर लेना चाहते हैं। तो वह व्यापारी का बेटा भी थोड़ा आशिक मिजाज था। उसने जब सुंदर लड़की देखा तो विचार किया कि उनके साथ हो लेता हूँ, उन दोनों के साथ चलने से रास्ता कट जाएगा। वो उस पेड़ के पास ठहर कर उनके चलने का इंतजार करने लगा। उधर होरिल एक नंबर का ठग था। व्यापारी को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि बहुत मालदार आदमी है, शरीर से हष्ट पुष्ट है, उम्र भी इसकी ज्यादा नहीं है, बहन की उम्र का है, तो क्यों न कोई उपाय लगाकर बहन की शादी इसी से करा दूं। होरिल ने व्यापारी के बेटे से पूछ लिया, भैया कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? व्यापारी का बेटा बहुत सरल स्वभाव का था। उसने बता दिया, भाई मैं नारायणपुर का हूँ, नगर के बड़े सेठ मुरली का बेटा हूँ। होरिल बोला, वाह भाई वाह, भला मुरली सेठ को कौन नहीं जानता, लेकिन आप गए कहाँ थे? तब सेठ का बेटा माधव बोला, ग्रामीण क्षेत्र में उधारी वसूली के लिए गया था और वसूली करके वापस आ रहा हूँ और वापस अपने नगर लौट रहा हूँ। होरिल बोला, मुझे भी नारायणपुर तक ही जाना है, हम साथ साथ चलते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। आजकल जमाना बहुत बुरा है, धन संपत्ति लेकर अकेले चलना बहुत जोखिम भरा है। चोर उचक्के ठग इत्यादि घूमते रहते हैं, इसलिए कभी भी रुपये पैसे लेकर अकेले नहीं चलना चाहिए। आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ हमारी बहन है, हम 2 जने साथ रहेंगे तो बहन की भी सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। वह व्यापारी बोला, भाई आप अपना परिचय मुझे दें। तब होरिल ने बताया, भाई मैं लखनपुर का सेठ हजारी का बेटा हूँ, परंतु मेरी परिस्थिति डूबते सूर्य की तरह हो गई है। मेरा व्यापार बहुत घाटे में चले जाने के कारण काफी कर्जदार हो चुका हूँ। मैं पहले नारायणपुर पहुंचकर अपनी बहन का ब्याह करना चाहता हूँ। वहां कोई सेठ महातिम रहते हैं, उनका एक बेटा है जो बहुत होनहार है। तब वो व्यापारी बोला, भाई बुरा मत मानना,
तुम जानबूझकर अपनी इतनी सुंदर बहन को कसाई के हवाले करने जा रहे हो। होरिल ने गहरी सांस ली और बोला, क्या करूं भाई, परिस्थिति जो न करा दे। तब वह व्यापारी बोला, आप दुखी काहे होते हो? आपकी बहन इतनी सुंदर है कि इससे तो मैं भी ब्याह कर सकता हूँ। मैं भी अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता के नाम से आप पहले से परिचित हो। मेरा नाम माधव सेठ है। होरिल को लगा कि शिकार खुद ब खुद जाल में फंस रहा है। यदि मैं इससे अपनी बहन का ब्याह कर देता हूँ तो रानी बनकर राज करेगी, और एक बार ब्याह हो जाने पर स्त्री पति की आंख की पुतली बन जाती है। उसे स्त्री के मायके से कुछ लेना देना नहीं होता। होरिल बोला, भाई माधव, मैं अपनी बहन का ब्याह तो तुमसे ही कर देता, परंतु क्या करूं? सेठ महातिम को वचन दे चुका हूं। अब हमारी मजबूरी है बहन का ब्याह उसके बेटे से करना। अगर कोई और रास्ता हो तो मुझे सुझाओ, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या है कि मैं बात का पक्का आदमी हूँ, अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माधव बोला, वाह भाई वाह, अपनी झूठी शान के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे? क्या तुम अपनी शान के लिए अपनी बहन को खून के आंसू रुलाओगे? होरिल बोला, चाहता तो मैं भी नहीं, परंतु मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा। माधव बोला, अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुम किसी मंदिर में अपनी बहन से मेरी शादी करा दो और खुद घर लौट जाओ। जब नारायणपुर जाओगे ही नहीं तो महातिम से मुलाकात नहीं होगी। मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और फिर कौन किसके घर में घुसकर दूसरे की पत्नी को देखता है। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी हो जाएगी, मेरे घर में रहेगी। इसे कोई सड़क पर बैठकर सब्जी थोड़े बेचना है। घर के अंदर रहने वाली स्त्री को महातिम सेठ कैसे पहचान पाएगा? स्त्री वैसे भी घूंघट में रहती है। होरिल बोला, माधव, तुम गजब के समझदार आदमी हो। मैं तो तुम्हें कम अक्ल समझ रहा था। चलो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करा देता हूँ। यहाँ से कुछ दूर आगे एक मंदिर है, वहीं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। तुम मेरी बहन को लेकर अपने घर चले जाना। पीछे से मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। फिर ब्याह हो जाने के बाद कौन महातिम और सहातिम। सेठ माधव को चलते चलते एक आगे मंदिर मिला। होरिल ने अपनी बहन की शादी माधव सेठ से करा दी। माधव सेठ के दिल में लखिया उतर गई थी, सो उसे लेकर अपने घर चल दिया। लखिया कभी भी अपने भाई से अलग होकर ज्यादा दिन दूर नहीं रही थी, परंतु अब तो उसे लग रहा था कि भाई फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। सो उसने एक गलत निर्णय ले लिया कि इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि किसी तरह इसके सारे पैसे हड़प लूंगी और फिर अपने घर लौट जाऊंगी। उधर सेठ बहुत सुंदर पत्नी पाकर अघा नहीं रहा था। सोच रहा था, पैसे से दुनिया की हर चीज मिल सकती है, परंतु पैसे से मनचाहा जीवन साथी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसी पत्नी सौभाग्य वालों को मिलती है। उसे क्या पता था कि जिसे वह हीरा समझ रहा है वह कोयला है। उसके मन में जरा भी सेठ के लिए प्रेम नहीं है। वह साथ चल रही थी कि मार्ग में उसे मौका मिल गया। वो चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। मेरा रुपया पैसा भी छीन लिया है। राह चलते लोगों का तो स्त्रियों के प्रति झुकाव ज्यादा रहता है। तो तुरंत सेठ से पूछ बैठे, क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत कि सरेआम स्त्री को अपने साथ लेकर जाए? सेठ घमंड से बोला, क्यों, ये तुम लोगों की बहन लगती है? अरे मेरी पत्नी है, इसे मैं नहीं तो तुम लोग ले जाओगे? लखिया बोली, अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। फिर क्या था? लोगों को सेठ की सीनाजोरी पर ताव आ गया और सेठ की हजामत बनाने लगे। उधर मौका पाकर लखिया सेठ की पैसे वाली थैली लेकर चंपत हो गई। वो रात होते होते अपने घर आ गई। भाई उसे देख बहुत आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बहन, तुम्हें गलत कदम नहीं उठाने चाहिए था। तुम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। तुम्हें माधव जैसा पति बहुत सौभाग्य से मिला था। लखिया बोली, भाई, अभी हमारी उम्र खेलने खाने की है और तुम मुझे जंजाल में फंसा दिया था। अरे देखो, सेठ का सारा माल लेकर आ गई हूँ। पहले तो होरिल को लगा कि बहन बेवकूफ है, मगर जब देख लिया कि उसका माल लेकर आ गई है तो बोला, चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया है। अब हम साथ मिलकर ठगी करेंगे। शादी ब्याह तो होता रहता है, पैसे से तो कुछ भी हो सकता है। पैसे वाली 10 ब्याह कर ले तब भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। पैसे से तो भगवान भी मिल जाते हैं। जाओ आराम करो, बहुत थक गई होगी। लखिया अपने कमरे में सोने चली गई, मगर उसे नींद नहीं आई। उसकी अंतरात्मा पुकार उठी, अरे ओ मूर्ख स्त्री, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है।
स्त्री के पास सिर्फ अपनी इज्जत होती है, उसकी कीमत इस धरती से भी वजनी होती है। इज्जत कमाई स्त्री की कीमत एक कुतिया के बराबर हो जाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू भागकर सेठ के पास चली जा और उससे माफी मांग ले, वह तेरी गलतियों को माफ कर देगा। लेकिन 1-2 रोज देर कर दी तो तू फांसी भी चढ़ जाएगी। वह सेठ है, कोई आम आदमी नहीं है कि चुप बैठ जाएगा। वह राजा के दरबार में शिकायत करेगा, राजा के सैनिक तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। लखिया बहुत डर गई और भोर होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि रात में स्त्री का यात्रा करना खतरे से खाली नहीं था। मगर दिन के वक्त विवाहिता स्त्री कहीं भी आती जाती रहती थी। तो वह भोर में उठी और पोटली लेकर निकल गई। वह सेठ माधव का घर पता करते करते उसके घर पहुंच गई। सेठ राजा के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए निकला ही था कि लखिया उसका पैर पकड़ ली और गलती के लिए माफी मांगने लगी। सेठ माधव बहुत गुस्से में था, बोला, मैं किसी चोरनी को पत्नी नहीं मान सकता। जाओ, मैं अब राजा से शिकायत नहीं करूंगा, मगर तुझे अपने घर में भी नहीं रखूंगा। इतना कह सेठ घर में चला गया। लेकिन लखिया दरवाजे से नहीं हटी। सुबह से शाम होती रही। वो 1 हफ्ते तक भूखे प्यासे सेठ के दरवाजे पर डटी रही। तो सेठ को दया आ गई और अपनी पत्नी को माफ करके घर में ले गया। उसे भोजन अपने हाथ से खिलाया। लखिया पति से बोली, आप मुझे बहुत मारिए, मैं अपनी जिंदगी में आग लगा दी है। 200 सोने के सिक्के के लिए पागलपन कर बैठी थी, वरना मैं तो अब तक सेठानी होती। वो सेठ से बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझ ना समझ में इतनी भी अक्ल नहीं कि भारतीय स्त्री पति का साथ मरने के बाद ही छोड़ती है, और मैं अभागन जीते जी आपको छोड़ दी थी। मेरे को तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलने वाला। माधव सेठ बोला, तुम 7 दिन तक दरवाजे पर बैठकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर चुकी हो। अब हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। अब तुम एक आदर्श स्त्री बन चुकी हो। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। अब आत्मग्लानि छोड़कर एक अच्छी स्त्री की तरह घर में रहो। इस प्रकार लखिया सेठ के घर रहने लगी। बुढ़िया कहानी सुनाने के बाद मंगरू से बोली, बेटा, आदमी का दिल कभी भी बदल जाता है। हमारे जमींदार को ग्लानि महसूस हुई होगी, तभी तो बेटी के पास नहीं रहने पर भी उस लंपट स्त्री से छिपकर जमीन बेटी के नाम कर गए। आज हमें उनका लाभ मिल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत कब कहां कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। मेहनत और सच्ची नियत से एक गरीब भी राजा बन सकता है, और एक छोटी सी गलती इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकती है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक बुढ़िया की बड़ी ही दुख भरी कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अपनी बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की खूब सेवा करता था, उसे खाना खिलाता, नहलाता, क्योंकि बुढ़िया की उम्र तकरीबन 87 साल थी। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं कुछ अपना कर सके। एक दिन उसका बेटा कहने लगा, माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी जिंदगी भी चलानी है। तब वह अपनी बहू को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कोई दुख न हो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी, माँ जी का। लेकिन बहू जो थी वह बड़ी दुष्ट थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी। बेटे के आगे तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटा के जाते ही तो वह अपने मनमर्जी करने लगी। वह न तो बुढ़िया का सही से ख्याल रखती थी और न ही उसे सही से खाना पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं दिया, रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया। ऐसे ही बेचारी बुढ़िया बहुत रोती रहती थी। वह मजबूर थी कि क्या करे। अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लौटा तो वह अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है। लेकिन बुढ़िया क्या कहती? वह सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा जो बहू से लड़ाई करेगा और घर में क्लेश होगा। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, मेरी तेरी बहू ने बहुत सेवा की है। बेटा अपना खुश हो गया और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला। अब शाम को जब बेटा आया रात को, तो पत्नी से बोला
कि माँ को खाना खिला दिया? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, खिला दिया। तब वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, खाना खा लिया? तो माँ कहने लगी, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, माँ तो कह रही है खाना नहीं खाया। तब वह बोला, माँ की तो उम्र हो गई है, भूल गई होंगी। मैंने उनको खाना खिला दिया, आप निश्चिंत रहिए। और काम सारा समेटकर पति पत्नी सोने के लिए चले गए। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आत्मा कल्प रही थी। तब वह देखी कि बहू बेटा सोने चले गए, तो वह रोती रोती कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आज मेरी टूट गई निंदिया रानी, आ जाओ मेरे पास सो जाओ। हे माता रानी, हे प्रभु, ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले, अपने पास बुला ले। इस तरीके से वह बोल रही थी। तो उसके पति को, जो उसका बेटा था, अपनी पत्नी के पास था, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तब वह कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। वह बोला कि नहीं, कुछ कह रही है। तो बोली कि चलो तुम सुन लो क्या कह रही है। जब उसकी माँ बोलती, मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती, और जब बीच के शब्द बोलती, अटकलें करती, कुछ बातें करने लगती, तो बेटे को बस यही सुनता कि माँ आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। यही बेटे को सुनाई देता। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसी क्या बात है जो माँ इस टाइम ऐसे बोल रही है। तब वह कहने लगी, उसकी पत्नी अपने पति से कि अगर आप जिद कर रहे हो तो चलो बता देती हूँ, नहीं तो मुझे तो बताते हुए भी बड़ी लज्जा आती है। तुम्हारी माँ ही इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए बताते हुए तुम्हें बड़ी लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ भला ऐसा क्यों बोलेगी। वह कहने लगी, नहीं, यही सच है। तो उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया, और उसने जो है, क्योंकि बेटा तो मूर्ख किस्म का था, उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपने पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। वह कहने लगी कि हाँ, इनका रिश्ता कर दो, इनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा करो। अब बेटा एक गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय कराया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा, माँ, मैं जो है काम तुम्हारा कराया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, इसलिए बोल रहा है। तो वह कहने लगी कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अब गांव में शोर होने लगा कि बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग, पड़ोसी, सब उसके मुंह पर थूकने लगे, कहने लगे कि नालायक, इस उम्र में अपनी माँ की शादी कर रहा है। तो वह कहने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो। जो गांव की बड़ी बड़ी औरतें थीं, वह सब उस बुढ़िया के पास गईं कि चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वह उस बुढ़िया से पूछती है कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वह सही है क्या। किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, जो भी लगती थी, सब उससे पूछने लगे बुढ़िया से कि ताई, दादी, चाची, जो भी है, कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है वह सही है। अब बुढ़िया सोचने लगी, मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटे की तो बड़ी बुराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग सब हाथ मलने लगे, बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे, बुढ़िया कोई अच्छी नहीं है, हम तो बड़ी अच्छी, बड़ी पूजा पाठ वाली समझते थे, बड़ी नेक दिल की थी, लेकिन यह तो बड़ी खराब औरत निकली, जो इस उम्र में भी इसे शादी की पड़ी हुई है। खुद से तो संभला नहीं जाता है और ये शादी करेगी। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, तुम्हारा विवाह करना चाहता। अब बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर गया तो बड़ी मुश्किल होगी, मेरे बेटे को क्या चाहिए। अब रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं,
ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कभी किसी का यह नहीं चाहा कि इसका साथ कोई गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ही ये क्यों गलत हो रहा है। मुझे ऐसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है। लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, चुपचाप बैठ गई। उसका बेटा आया और शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी तो बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना और यहाँ से चली जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो कहार थे वह डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा छा गया। पड़ोस में ही एक गांव था, उस गांव में रुक गए। एक परिवार ने उन्हें जगह दे दी कि रात रात आप यहाँ रुक जाइए, सुबह चले जाना। पहले लोग तो ऐसे ही रुकते थे आसपास में, सबके साथ यही होता है। कोई ऐसा साधन नहीं था सवारी का। घर में रुक गए। रात भर बुढ़िया रोने लगी और अपने बेटे को याद कर कर के सोचने लगी कि मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है, जो एक बेटे माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जीवन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। अब वह तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी सूप और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे। बर्तन भी उनके साथ बोल रहा था। कह रहे थे कि जो यह घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहाँ से ठहरे। ये कभी हमारी कदर नहीं करती है। देखो, बर्तन कहने लगे, देखो मैं चारों तरफ बिखरा पड़ा हूँ। झाड़ू कहने लगी कि ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप भी कहने लगा कि ठंड का टाइम हम बाहर पड़े रहते, कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे। अगर हमें कोई उठाकर अंदर रख देगा तो हम उसे सुंदर कर देंगे। ये सुनकर बुढ़िया तुरंत झाड़ू, सूप और बर्तन को सलीके से उठाकर अंदर रख देती है। यह देखकर बुढ़िया हैरान रह गई कि यह क्या चमत्कार हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब जो घर की लक्ष्मी थी वह बुढ़िया के साथ चल दी। अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले, तो बुढ़िया जब डोली में बैठी तो कहार देखकर हैरान रह गए कि वह जिसे लेकर आए थे वह तो 87 साल की बुढ़िया थी और यह तो 16 साल की लड़की है। बुढ़िया माँ से कुछ नहीं बोले और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। 16 साल की लड़की का यह कमाल हो गया। वह तो बुढ़िया बताकर गया था। सब लोग बोले कि चलो, ये जैसे इन्होंने किया है ठीक है, हमें क्या, हमारे घर में तो बहू आ गई और उसका घर में रहने लगी। अब उधर 7-8 दिन हो गए तो पड़ोसी जो उसके बेटे के साथ मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए 7-8 दिन हो गए, तो लेने नहीं गया। बेटा ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हुए हो जो माँ को लेने जा रहे हो। बेटा कहने लगा कि नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा। जब बेटा उस गांव में पहुंचा तो उसकी माँ जो 16 साल की बन गई थी, उसने देखा उसका बेटा आया है तो वह भागकर जल्दी से चरण उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बैठाया। दौड़कर पानी लाई, अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसे खाना खिलाया और उसे सब हालचाल पूछा। तब वह बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उसे लेने आया हूँ। तब वह कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तब वह लड़का हैरान रह गया और कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हो? मेरी माँ तो 87 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या हो। तो कहने लगे कि नहीं, मैं ही तेरी माँ। जब तूने मुझे विदा किया था तो उस समय हम घर में रुके थे और उस घर में झाड़ू, सूप, बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर रखेगा हम उसे सुंदर कर देंगे। मैंने वह सब चीजें सलीके से उठाकर रख दी। उन्होंने ही, उनके वरदान से ही मैं जो है 16 साल की बन गई। पूरी बात बताती है तो वह कहता है कि माँ, तूने यह सब क्यों किया? क्यों तूने समाज में मुझे बोलने के लायक नहीं रखा? क्यों तूने दूसरी शादी की? अब उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, तू था मथुरा, तूने मेरे से एक बार भी पूछा कि माँ बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। तब वह कहने लगी, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी बीवी से लड़ाई करेगा और सोचेगा मेरी माँ तो घर में क्लेश रखती है। इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ
इसलिए यह सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी रात को खाना खिला दिया तो कभी दिन में खिला दिया। जिस दिन दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं देती थी, जिस दिन रात को खिला दिया उस दिन दिन में खाना नहीं देती थी। अब मैं बूढ़ी औरत, लाचार औरत, भला मैं क्या करती? तो मैं रात को जब तू आया मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया माँ, उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी बीवी ने कहा कि खाना खिला दिया तो तूने मुझसे पूछा नहीं कि माँ तो मना क्यों कर रही है? तुम दोनों तो पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आज मेरी टूट गई निंदिया रानी, आ जाओ मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी को संभाल लो, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, अपने पास बुला लो। बस मैं यही प्रभु से कर रही थी, जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ चल, तू मेरे साथ चल अभी। और अपनी माँ को लेकर वहां से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, माँ इस 16 साल की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करता हूँ, मुझे तो अपनी पहले जैसी माँ चाहिए। अब बुढ़िया माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मुझे मेरे पहले ही रूप में दे दो। अब ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले रूप में आ जाती है। अब बुढ़िया को ले जाकर बेटा अपने घर ले जाता है तो बहू देखते ही बहुत गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, इस कुबुद्धि को ले आए, इसने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी थी, फिर इसको लेकर आ गए। अब उसका पति उसको 2-4 चपेट रखता है बड़े जोर से कि नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है। बहू भी जो है समझ गई और माफी मांगी, और उसने अपनी सास से और अपने पति से माफी मांगी, और अब तीनों माँ बेटा पति पत्नी खुशी से रहने लगे।